अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और मुझे कहते हैं सुहा अफजल। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मंडे फेस और $100 स्माइल लेके रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हरमीत जो है वो आज मौजूद है, परेशान है, कह रहा है कि इस्लामाबाद के सारे रास्ते बंद हैं। पैक हो गया इस्लामाबाद बिल्कुल। पहले वो इमरान खान ने जो वहाँ पे फैज़ाबाद को बंद किया हुआ था उस वजह से परेशान था हरमीत, और आज परेशान है इस वजह से कि क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस हो रही है वहाँ पे। पिंडी जो स्टेडियम है वहाँ पे इंग्लैंड की टीम को प्रैक्टिस करना है, सारे रास्ते बंद किए गए। तो वो रास्ते क्यों बंद है, परसों क्या सूरत हाल थी, आज क्या सूरत हाल है, हरमीत का रुख करते हैं, देखते हैं हरमीत क्या कह रहे हैं। हेलो हरमीत, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग हरमीत जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रूफ साहब एंड सोहा और तमाम नाजरीन को। आपकी बात दुरुस्त है रूफ साहब कि अगर हम देखें इस्लामाबाद का जो शहर है इसके हवाले से कहा जाता था कि बड़ा पुरसकून यहाँ पर माहौल है, लेकिन अब हम देखते हैं कि एक तो धरनों का यहाँ पे सीज़न होता है, जल्द से जुलूस का अलग सीज़न होता है। इससे कबल जिस तरह पूरा सिटी कंटेनर सिटी बन चुका था और बहुत बड़ी अमाउंट ख़जाना ऑलरेडी आपको पता है कि क्या सूरत हाल है हमारी मईशत की। 24 करोड़ रुपए तो हम पिछले महीने दे चुके थे तमाम तर ये कंटेनर जो इधर पड़े हैं। पर डे 1 कंटेनर की जो कीमत है हम डेली अदा करते हैं वो 5,000 रुपया है। आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ तकरीबन कितने कंटेनर हैं पूरी सिटी में रखे गए। तो ये भी हमारे ही टैक्स के पैसों से ये सारी चीज़ें जाती हैं। इसके साथ साथ आपने जिक्र किया, पहले तो मैं जलसे पे जाऊँगा कि जलसे एक तो जगह नहीं थी, तो 6 रोड का जो फ्लाईओवर है वहाँ पे ही तमाम तरह इंतजामात किए गए थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि आसपास जिस तरह ट्रैफिक को मुख्तलिफ इलाकों को बंद भी कर दिया गया था, कंटेनर लगा के जो गलियाँ कूचे थी उनको भी बंद कर दिया गया था, कमर्शियल और इन सारे एरिया को। लेकिन जिस किस्म का रश मैंने देखा है, क्योंकि मैं उसी स्टेज के साथ ही था और बाहर भी कवर कर रहा था, और एक तो मुख्तलिफ गाड़ियाँ, क्योंकि एक तो तंग ये रोड इतना खुला भी नहीं है, मरी रोड जो है, तो वहाँ पे पहुँचना भी बड़ा मुश्किल था। गाड़ियाँ जो है वो इस्लामाबाद टूल प्लाजे से आगे तक फंसी हुई थी। लेकिन बहरहाल बहुत कामयाब जलसा था और खान साहब ने जो सरप्राइज़ की बात वो किया करते थे, यकीन एक बहुत बड़ा धचका है उन्होंने हुकूमत को दिया है। और एक और चीज़ जिसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि खान साहब, जिस तरह कहा जा रहा था कि खान साहब जो है चढ़ाई करेंगे और चढ़ाई कर की सूरत में ज़ाहिर बात है खून रेजी होनी थी, एक ऐसा सिस्टम शुरू होना था जिससे ज़ाहिर बात है शहर को भी नुकसान पहुँचना था और हम देखते कि आवाम को भी कहीं ना कहीं नुकसान और जो सरकारी अमलाक है उनको भी नुकसान होता। लेकिन उस चीज़ के बजाय उन्होंने एक दूसरा रुख इख्तियार किया। हालांकि मुल्क के लिए अगर देखें हम तो माशी तौर पर तो ये एक और सियासी तौर पर एक और बहरान खड़ा हो गया है, लेकिन उन्होंने जो सरप्राइज़ देना था वो दे दिया। अब आते हैं क्रिकेट के हवाले से रूफ साहब और सुहा, तो यहाँ पे बड़ी तैयारियाँ जो है वो 2-3 दिन से हम देख रहे थे कि तमाम तर एरिया को बड़ा साफ सुथरा क्लियर कर दिया गया है। लेकिन ये है कि ट्रैफिक का जो निज़ाम होता है वो इंतहाई, क्योंकि यहाँ पे 6 रोड के पास बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ के तलबा को बड़े मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि मरी रोड का जो इस्लामाबाद की तरफ ट्रैफिक आनी होती है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। और अभी कुछ टाइम मेरे ख्याल में 10 बजे के टाइम, 10 साढ़े 10 बजे के टाइम जो है जो टीम सरीना होटल से निकलेगी इंग्लैंड की और पाकिस्तान की, और वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वहाँ पे वो तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, हाई सिक्योरिटी रिस्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने हर चीज़ का कीप इन माइंड रख के, उनकी सिक्योरिटी 17 साल बाद एक टीम आई है पाकिस्तान और हमने हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। लेकिन सिर्फ साथ साथ हम कुछ लगता है ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं, ओवर कॉन्शियस भी हो जाते हैं। अब आवाम को इतना डिस्टर्ब करना, इतनी देर तक करना, कॉर्डन ऑफ वाली सिचुएशन बना लेना जो आम जिंदगी है। आज फर्स्ट वर्किंग डे है यानी मंडे, तो सर सबने ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो ये कोई कॉर्डन ऑफ वाली सिचुएशन इस्लामाबाद में ना हमने लाहौर से भेजी है। अब इतनी हैपनिंग, उतना रश जो है वो इस्लामाबाद में भी होता है, जबकि कहा जाता था कैपिटल सिटी है, बड़ा पुरसकून है, वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं होती, हर चीज़ बड़ी फाइन है। लेकिन अब सारी चीज़ें इस्लामाबाद में, 2 शहर है ना असल में, पिंडी और एक तरफ पिंडी है, एक तरफ इस्लामाबाद है, दरमियान में ये जगह है, स्टेडियम भी दरमियान में है, तो ज़ाहिर है जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल और मुसीबत होगी। बहरहाल इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया उस ऐलान ने एक तहलका मचा दिया है कि हम असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे। और बिल्कुल यानी वो जो परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब कहेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे हम असम्बलियाँ तोड़ने में। केपी से भी मुश्ताक गनी जो स्पीकर है उन्होंने ये कहा कि हम तो तैयार बैठे हैं पहले ही। तो एक क्राइसिस तो है, और उस क्राइसिस में जैसे हरमीत ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बड़ा क्राइसिस उससे ज़्यादा है
कि हमारी मईशत बहुत बुरे हाल में है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम, बल्कि मिफ्ता इस्माइली कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब हैं, बहुत ख़तरनाक सी सूरत हाल हुई है मईशत की। तो चाहिए तो ये कि इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए सारे सियासतदान इकट्ठे बैठें, एक मिसाक जमहूरियत जिस तरह से हुआ था वहाँ मिसाक मईशत हो, लेकिन ये आपस की जंग जो है इसमें इस तरफ की कोई ये ख़त्म हो तो तब कोई ऐसी बात हो। इसमें किसी को ख्याल ही नहीं है, परवाह ही नहीं है कि मुल्क किस तरफ को जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट है उसे निकलने का बहुत थोड़ा टाइम रह गया हुआ है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन इक़दामात क्या है इसके बारे में हमें पता चलना चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत को सही माने में जो सूरत हाल है लोगों को बता देनी चाहिए। वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, अनाउंस नहीं कर रहे। सिचुएशन देखिए हरमीत, आपको इस बात का पता है कि आहिस्ता आहिस्ता साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अब गूगल प्ले स्टोर की बात कर लें, यकम दिसंबर से कहा जा रहा है कि भाई अब आपको फ्री नहीं मिलेगा एज ए इंडिविजुअल, अगर आपको $34 अरब उसका पे करना है आपके पास, वो कहाँ से आएंगे? आप तो $100 अरब के लिए मिन्नत समाजत हम IMF के सामने कर रहे हैं रूसब और सुहा। अगर हम देखें वहाँ पे हम हाथ जोड़ के खड़े हैं कि $100 अरब हमें दे दो, लेकिन $34 अरब ये बहुत बड़ी अमाउंट है, आपने पे करनी है, वो आप नहीं पे कर रहे हैं जो पर सालाना तो की जाती है। और दावे जिस किस्म से किए जाते हैं कि हम आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और जिस किस्म से इनका नारा था कि नालायक ना अहल, जिस किस्म की ये हर दिन पार्लियामान में इनकी हम वो देखते थे एहतजाज, लेकिन आज सूरत हाल इस किस्म की हो गई कि टमाटर की जो प्राइस है वो आपकी आम आदमी की ख़रीद से बहुत दूर हो चुकी है। 260 रुपये 270 रुपये का टमाटर इस वक्त मिल रहा है। इसी तरह आप देखें प्याज जो है वो भी 270 260 का पहुंच चुका है। फ्रूट्स की तो बात ही ना करें। तो ये सूरत हाल है। आम चीज़ें जो आपने पेट भरना है, जिससे खाना बनाना है, वो चीज़ें इतनी दूर हो चुकी हैं। पेट्रोल की प्राइस अलग है, डॉलर की कीमत अभी तक मुस्तहकम नहीं हो रही, रुपया जो है वो उसी तरह ही कदर उसकी गिरती जा रही है। इसी तरह मेडिसिन की आप बात करें, जो मेडिसिन हम लेते थे 20 और 30 रुपए के एक स्ट्रिप लेते थे, आज वो 120 और 140 तक पहुंच चुके हैं। ये सूरत इंतहाई गंभीर है और लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। लोग फाकों पर आ गए। ये बात जो है, ये जो बैठे हैं पार्लियामान में, इनको इन चीज़ों की कदर नहीं होती। इनसे पूछे भी आटे दाल का भाव तो इनको नहीं पता होगा। लेकिन जो सिसक के जी रहे हैं और जो हाँ हरमीत, उसकी वजह यह है कि खुद तो उनके असासों में इजाफा होता चला जा रहा है, अपने माल दौलत जमा करते चले जा रहे हैं। और मैं एक पूछ रहा था तो मुझे बताने लगे कि जी ऑफिशियली तो डॉलर का रेट जो है वो तकरीबन 223 रुपये 224 रुपये के करीब है, लेकिन डॉलर मार्केट में आपको 240 का भी नहीं मिल रहा। पाउंड की भी इसी तरह से सूरत हाल है कि पाउंड मिल ही नहीं रहा और ब्लैक में जाके ख़रीदने पड़ते हैं लोगों को, और वो बहुत ज़्यादा कीमत है। उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही है कि लोग अपने असासे बेच के यहाँ से पैसा बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इलीगल तरीक़ों से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। बहरहाल अल्लाह करे खैर हो और हम निकल आए इस ये जो क्राइसिस से। जी, क्राइसिस से हम लोग निकल आए। हम चलते हैं अपने रनडाउन की तरफ, चूँकि ये सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस, इमरान खान के असेंबली तोड़ने के ऐलान के बारे में भी बात करेंगे, मईशत के बारे में भी बात करेंगे। टॉप स्टोरीज में आपको बताएंगे आज सर कि इसी हवाले से ज़मान पार्क में आज बड़ी अहम मुलाकातें स्केजुलाइज की गई हैं कि आज ये भी सारे हम डिस्कशन करते हैं इस हवाले से कि कब तारीख अनाउंस करनी है सारी सिचुएशन की, जो कि भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो पॉलिटिकल सेगमेंट में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से जो हतमी तारीख है उसके लिए आज मुशावरत की जाएगी ज़मान पार्क में। इसके अलावा हम आपको आज अपनी टॉप स्टोरीज़ में फ़िल्म ज़रार का ट्रेलर दिखाएंगे। अगर आप ऑल ओवर द लाहौर बात करें, सो मैंने तो सर आई हैव सीन सो मेनी बिलबोर्ड्स और शान बड़ा अच्छा लग रहा है। हमने देखा है कि वो काफ़ी अर्से बाद एक ऐसी लुक आई है जो काफ़ी रॉयल लग रही है, तो सीम्स टू बी लाइक गुड। और ट्रेलर आपको दिखाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे आपने हमने मूवी देखनी है या नहीं। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि वी आर जस्ट अबाउट टू डिफ़ॉल्ट, लेकिन ये अनाउंस नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा या हमें डराया नहीं जा रहा। लेकिन अब आपको पता है कि गूगल प्ले स्टोर को कहा जा रहा है कि शायद 1 दिसंबर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ ना कर सके, क्योंकि स्टेट बैंक ने साफ मना कर दिया है पैसे देने से। एज ए इंडिविजुअल अगर आपको पैसे देने पड़ेंगे तो कितने देने पड़ेंगे और वो आप अफोर्ड कर सकते भी है या नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बड़ा नुकसान होगा उससे, जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है उनके बारे में प्रॉब्लम खड़ी होगी। बहरहाल इसका कोई हल भी देखते हैं, निकलता है नहीं निकलता।
हम आज बात करेंगे इस बारे में डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा सर हम हमेशा पॉलिटिकल सेगमेंट के बाद सारी चीज़ों को स्केजुलाइज करते हैं, लेकिन सेहत को नहीं भूलते, बिकॉज अगर हम इतने मसाइल की बात कर रहे हैं तो इतने मसलों में सेहत सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है जो कि मुतासर हो रही है। बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स हमारे पास अस्पतालों में वो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर नहीं है। डेंगू की जो कैंपेन शहबाज शरीफ ने चलाई थी, मौका लेकर फौरी तौर पर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि सर वो कैंपेन दोबारा हमें नज़र नहीं आई देखने में। तो डेंगू की क्या सूरत हाल है अस्पतालों में और आम जो मरीज़ है वो कितना मुतासर हो रहे हैं, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज के इस सारे सिनारियों में। इसके अलावा सर हम आपको बताएंगे कि 17 साल बाद ऑब्वियसली हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि टीम जो है वो आ गई है पाकिस्तान और अब ये प्रैक्टिस हो रही है और मैचेस के हवाले से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं जी अपने डेली डोज की तरफ। चले जी, डेली डोज मंडे डेली डोज आपको देते हैं। पहला डोज ये, पाकिस्तान की तेज तरीन खातून एथलीट हमें मिल गई हैं जिन्होंने सबसे कम वक्त में 100 मीटर की रेस मुकम्मल की है और रेस मुकम्मल करके उन्होंने कहा है कि मेरा ये अज़्म है कि अब मैं ओलंपिक समेत बाकी तमाम जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कितने भी एथलीट्स के वहाँ पर मैं जाना और पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। ये जी तमीम खान इनका नाम है, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की लॉ की ये स्टूडेंट हैं और 1 साल से ये कह रही है कि मैं मेहनत कर रही थी इस चीज़ के ऊपर कि मैं बेहतरीन स्प्रिंटर बनूं। और अब आप ये जो ऐसे विजुअली भी देख रहे हैं कि इनमें और नंबर 2 आने वाले में फासला कितना ज़्यादा था, इन्होंने इतनी ज़्यादा स्पीड के ऊपर ये किया। तालीम के मामले में भी पीछे नहीं है, जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की ये तालिबा है, LLB की हुई है सर वहाँ से, मतलब काम भी मुश्किल नहीं, मुश्किल किया हुआ है, LLB की हुई है वहाँ से। बिल्कुल, तो ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है। ये कहती है कि इनके नाना एथलीट थे, वो भी स्प्रिंटर थे, लेकिन इंजरीज की वजह से उनको छोड़ना पड़ा और वो मुकम्मल ना कर पाए अपने शौक़ को। वो शौक़ इन्होंने ट्रांसफ़र किया अपनी नवासी में और वो कहती हैं कि मुल्क भर में वो इस बात के लिए भी काम करेंगी कि ख़वातीन को जो मुख्तलिफ मैदानों में आगे आने का मौका नहीं मिलता, ख़ास तौर पर एथलेटिक्स में ख़वातीन बहुत पीछे रह जाती हैं। तो पेशावर की भी सूरत हाल उसी तरह की वो कह रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा की भी सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पे ख़वातीन को मौक़े इतने नहीं मिलते। अगर ख़ानदान उनका सपोर्ट ना करे, पूरी फैमिली सपोर्ट ना करे तो लड़कियां आगे नहीं आ सकती। और सर उनकी विक्ट्री देखें कि उन्होंने कहा है कि 10-10 साल से जो चैंपियंस हैं उनको शिकस्त दी है, कोई आम रिकॉर्ड भी नहीं ब्रेक किया। हम आपको ऐसी खबर नहीं दे रही कि तेज़ तरीन एथलीट पाकिस्तान की हमें मिल गई है, उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं जो कि हम नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे। लेकिन गिला सर उनका भी वही है जो तमाम लोग का होता है अरमीत, कि पाकिस्तान में उस तरह की जो आपकी प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें बाहर जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए और ट्रेनिंग के लिए ख़ास तौर पर। लेकिन मैं एशियन गेम समेत, ओलंपिक समेत अब हर जगह पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ ताकि पाकिस्तान का मैं नाम रोशन कर सकूँ। और KPK को सर उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, बड़े नामुनासिब हालात हैं एथलीट्स के लिए यहाँ पे। अगर आप देखें उसके बावजूद हमारे जो एथलीट्स हैं जितने भी हैं हर जगह पे वो अपना लोहा मनवा के ही आते हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा जज्बा उनके अंदर है कि वो सहूलियात जो हम दीगर एथलीट्स को मिलती हैं वो नहीं मिलती, उसके बावजूद वो जाके कुछ अच्छा करके आ जाते हैं। आपके सामने अरशद है, दीगर ऐसे नौजवान हैं जो हमारे शो में भी आए और इसी का रोना वो भी रोए हुए हैं। और लेकिन इस खातून को क्रेडिट इसलिए जाता है कि पेशावर से है। पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा ऐसे हालात होते हैं कि ख़वातीन के लिए बड़े मुश्किलात होती हैं कि ख़ानदान उनके साथ ना हो तो फिर सपोर्ट अगर आपको नहीं मिलता तो आगे जाना बड़ा मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप एजुकेशन में भी वो जिस तरह उसा फरमा रहे हैं कि वो पीछे नहीं है, फिर यहाँ पे भी आके इस मैदान में भी वो आगे निकली है। इनको मौका मिल रहा है, अब नेशनल लेवल पे ये चैम्पियन बन गई हैं तो इन्होंने कहा कि मुझे बाहर के मुल्कों में जाके भी परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, मैं भागूंगी वहाँ पे एथलीट जो बाकी हैं उनके साथ compete करूँगी। तो कनाडा इनका जाने का इरादा है और ये कह रही है ये ट्रेनिंग की फैसिलिटी अगर मिले तो आप बेहतर परफॉर्मेंस आपकी हो जाती है, ये मौके और ज़्यादा होने चाहिए। तो इस हवाले से 11.86 सेकेंड्स में इन्होंने अपनी ये दौड़ मुकम्मल की 100 मीटर्स की, जो एक रिकॉर्ड बन गया पाकिस्तान का। और सर माशाल्लाह प्यारी भी बहुत है, पठान फैमिली है ना KPK की, तो आप देखें कि वहाँ वो बार बार ये कह रही है कि स्टीरियोटाइप हमने ब्रेक किया है। ऐसा नहीं है कि KPK की ख़वातीन जो है वो सिर्फ घर में रहती हैं और एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बशर्त ये कि आपके वालिदैन आपको बहुत सपोर्ट करें।
तो भाई वालिदैन के लिए मैसेज ये है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें और इस तरह से ऑन स्क्रीन उनके क्रेडिट्स जो है वो हम चेरिश करते रहें। अगली खबर पे चले सर। जी, बड़ी अजीब और गरीब खबर है। देने से पहले मैं बताऊं कि मैं ये लाइन बोलना नहीं चाहती लेकिन पता नहीं क्या सोच के इस शख्स ने ये अनाउंस किया अपनी बेटी की शादी पे। कहा बेटी आपको 1000 बार शादी मुबारक, और बीवी को कहा कि आपको तलाक मुबारक। What is this behavior, सर? लेकिन मैं आपको बताती हूँ सर, पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ बहुत देखी है, हरमीत सर आपने भी देखी होगी। पाकिस्तान में ये होता है कि बहुत सारी फैमिलीज और कपल्स जो हैं वो सिर्फ इसीलिए साथ रहते हैं, हालांकि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन बहुत अरसा मैंने 18, 20 और 30 साल उनको साथ रहते हुए देखा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर किड्स, कि बच्चों की शादियां हो जाएंगी, बच्चे मुतासर ना हो, उनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, वो साथ रहते हैं। किड्स भी है और हमारी कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है उस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। वरना यहाँ पे अगर आप देखें, जिस तरह आपने देखा होगा कि 400 एक महीने में 400 ख़वातीन ने एप्लीकेशन दे दी थी, लेकिन हमारी सोसाइटी में वो चीज़ अब बढ़ती जा रही, कम होने के बजाय। एक वक्त था कि बहुत बर्दाश्त, बहुत सब्र, ये चीज़ें थी, लेकिन अब जाहिर बात है कि इंसान जो है जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही, जैसे इंसान का शऊर बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों के बारे से उसको अपने हुकूक, अपने राइट्स का पता चल रहा है, तो चीज़ें अब मुख्तलिफ होती चली जा रही हैं। जी, यहाँ पे भी यही सूरत हाल। ये मिस्र से ताल्लुक़ है इन साहब का, जिन्होंने ये किया और हैरत में डाल दिया, वर्ता हैरत में डाल दिया तमाम फैमिली को, तमाम रिश्तेदारों को, तमाम लोगों को। और वो तमाम सबसे बड़ी ज़्यादती इन्होंने ये की कि इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इसको डाल दिया। और सोशल मीडिया पे माइक के आके ऐलान किया, बेटी को मुबारकबाद दी, वहीं पे ऐलान किया कि बीवी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब बीवी कहती है कि इसने मुश्किलात का शिकार किया है। दोनों के इख्तलाफात काफ़ी अर्से से चल रहे थे इख्तलाफात, और वो इख्तलाफात, लेकिन मेरे ख्याल में तरीका तो नहीं है ना सर, मतलब जहालत है। मतलब आप एक तो काम करें गलत और ऊपर से आप सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ा दें। लोगों ने बहुत लान तान किया इसी वजह से। अच्छी बात है। हाँ, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया इनको कि ये तुम्हें सोशल मीडिया पर डालने की क्या तुम्हारी ज़िंदगी ज़िंदगी है, अगर वो नहीं सही चल रही तो आप लोग को ऑब्वियसली इसको पर्सनल रखना चाहिए। लेकिन ये सर मेरा इस हमारी सारी बातों का सिनेरियो जो है वो स्केच करने की हमने कोशिश यही की है कि येस दे आर टुगेदर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर किड्स। बच्चों की शादियां हुई, फौरी तौर पर सेपरेशन हो गई। अगर सर वो वीडियो और ये चीज़ें सोशल मीडिया पे अपलोड ना करते तो आज मैं और सोहा और आप इस पे डिस्कशन ना करते। उसको यही चीज़ चाहिए थी शायद, और वो लानत और इन चीज़ों से उसको मेरे ख्याल में वो म्यूट करके आगे निकलना चाह रहे थे, तो शायद उसने वो चीज़ अचीव कर ली कि भाई मैं मशहूर गई। पाकिस्तान में भी डिस्कशन हो रही है उस पर। अरब के कल्चर में वैसे भी ये मतलब शादी करना, तलाक देना, उसके बाद और शादी कर लेना काफ़ी कॉमन है। ज़्यादा बीवियाँ रखना ये काफ़ी कॉमन है। तो बहरहाल हमारे यहाँ भी जैसे सोहा कह रही है, ये मसाइल हैं, लोग इकट्ठे रहते हैं मजबूरी में और उनका बस नहीं चलता कि वो अलग हो जाएं। अब ख़वातीन में जैसे हरमीत आपने अभी कहा रियलाइजेशन बढ़ रही है, अपने हकूक़ के बारे में भी ज़्यादा जानती हैं वो। तो वो लाहौर में भी हम ये देख रहे थे कुछ अर्सा पहले कि पिछले महीने की बात है कि कई ख़वातीन ने खुला के लिए दरख्वास्त दी हुई थी। ख़वातीन नहीं रहना चाहती अगर उनको कोई जुल्म का शिकार बनाया जाए या उनके हकूक उनको ना दिए जाए उस तरीके से। यस सर, दैट्स रियली गुड। और जाते जाते अगली खबर पर ये कि मेंटल हेल्थ बड़ी ज़रूरी है, तो अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने हमें ये हक दिया है ख़वातीन को ख़ास तौर पर। तो अगर आप मुतासिर हैं तो फौरी तौर पर यू जस्ट वॉक आउट, इसमें कोई कबाहत नहीं लगती बज़ाहिर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अगली खबर आपको देते हैं ताश के पत्तों से, जो कि हमने वीडियोज़ और मूवीज़ में तो बहुत देखा है। 50 मंजिला सर ये इमारत बनाई है और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया है। 50 मंजिला इमारत फौरी तौर पर दिखाएं ज़रा जी। और सर बेसिकली इसकी जो लंबाई है वो 11 फीट और 7 इंच है, और चैलेंज दरअसल ये था कि कम से कम 5 मिनट तक, नहीं सर 5 घंटे तक ये काम मुकम्मल किया उन्होंने। 5 घंटे 4 मिनट में इन्होंने ये 50 मंजिला इमारत बनाई है। बड़ी महारत का काम है। और इसके और ये भी देखें ना कि सर कोई इमारत सिर्फ ऐसे नहीं खड़ी की है जैसे वो सिंपल सी, बड़ी कमाल की वो इमारत है, बड़ी खूबसूरत तरीके से आप देखें ना कि पूरी बिल्डिंग जिस तरीके से बनी हुई है। हाँ, बड़ा 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 मज़े का, अगर आप देखें ना विजुअल में भी अगर आप देखें पूरी लाइन बनी हुई है और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जैसे हवेली बनाते हैं उसी तरह इसने पूरी वो बनाई। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है। एक पत्ते को हवा लगे सर, मतलब एक भी पत्ता लर्जे हल्का सा भी तो वो सारी इमारत गिर सकती है। और इसमें शर्त ये भी थी कि इस इमारत को कम से कम 10 मिनट तक खड़े रहना है। ये तो जनाब ये इन्होंने 5 घंटे से ज़्यादा, 5 घंटे 4 मिनट में जाके ये मुकम्मल किया इस इमारत को। और वाकई जैसे हरमीत आप कह रहे हो बड़ी खूबसूरत बनाई है, मतलब ये नहीं पूरा आर्ट का नमूना लग रहा है। यस। हाँ,
तो अच्छा मतलब लग एक रहा है। चीनी साहब हैं, चीन के एक शख्स ने जो कह रहे हैं ये किया, और कमाल ही है भाई, सारा दिन कमाल ये ये पता भी नहीं किया। कितनी प्रैक्टिस करता रहा होगा। ये और सर- गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम पहले भी जैसे करते हैं, कोई थोड़े से खिसके में लोगों का काम है। जिनके पास और कोई काम नहीं है उन्होंने अनोखी चीजें कर दी हैं। रोसब, मैं भी यही सोच रहा था कि किसी ने वो जो शूज पॉलिश की और किसी ने साफ किए, लेकिन ये असल रिकॉर्ड है, इसका मजा ही आता है। Yes. देखें, आप देखें, और रोसब दुरुस्त फरमा रहे कि कुछ खिसके लोगों के थे, लेकिन ये कमाल का है। लेकिन एक्सपर्टीज तो है बॉस, ये तो मानना पड़ेगा। सर वो कमरा देखिए ना, मतलब जहाँ पर उसको एयर टाइट किया होगा, हवा ना आए, जरा सी किसी पत्ते को हवा लगी टक करके एक पत्ता हिला, पूरी बिल्डिंग जो है वो डिमोलिश हो जाएगी। लेकिन भाई आर्किटेक्चर डिजाइन की उन्होंने बनाई है, कोई आम खड़ी करके बिल्डिंग नहीं बना दी। सो इट सीम्स टू बी लाइक वेरी गुड, अच्छी लग रही है। ठीक है, चीनी से अगली खबर है हमारे पास। काफी खबरें चीनी मिनी हो गई है हमारे पास, लेकिन अगली खबर आपको देते हैं। क्या वैसे ये खबर है, कहा यही जाता है बच्चों के साथ यही करना चाहिए, जिस चीज से उन्हें मना करो वो वही करते हैं, फिर उनको वही करने के लिए दो तो वो मना हो जाते हैं। क्या पॉलिसी है हम आपको बताते हैं। चीन के एक शहर में अब्बा अम्मा घर से बाहर गए कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने या किसी शादी की तकरीब में। उन्होंने कहा बेटा पहले आप अपना होमवर्क मुकम्मल करेंगे, उसके बाद 8:30 बजे आप सो जाएंगे। और जैसे अम्मा अब्बा घर में एंटर हुए, बाहर से इवेंट के बाद आए, तो देखा कि बच्चा फौरी तौर पर उठा, टीवी देख रहा था, होमवर्क उसने नहीं किया, कमरे में जाके सो गया। अम्मा अब्बा को शक हुआ, पूरी स्टोरी सुना रही हूँ मैं, अम्मा अब्बा को शक हुआ। उन्होंने कहा भी बेटा ये लगता है कि टीवी देख रहा था, होमवर्क नहीं किया। उन्होंने उसको उठाया, कमरे से निकाला, कमरे से, और टीवी लाउंज में जाके सोफे पे बिठा दिया। अब तुम सुबह 5 बजे तक, बल्कि सुबह स्कूल जाने तक सिर्फ टीवी देखोगे और कुछ नहीं करोगे। क्या सजा है सर? बड़ी मजेदार सजा है। यहाँ से थोड़ा सा अपने माजी में जाके अपनी सजाओं को भी याद करते हैं हम। करें। जो मुझे सजा मिलती थी क्या मिलती इसकी थी? तरफ भी आएंगे, लेकिन हरमीत मेरे वालिद चूंकि फौजी थे, तो वो उनकी सजाएं भी हमें जो है ना वो उसी तरह की फौजियों मिला वाली करती मिलती थी थी। कि एक टांग के ऊपर खड़े हो जाओ, फौजियों वाली मिलती थी। एक टांग के ऊपर खड़े हो जाओ 15 मिनट के लिए या सर मेरे अब्बा तो मेरी पॉकेट मनी बंद कर देते थे। इससे ज्यादा अच्छा, लड़कियों के लिए क्या नहीं, ही और सजा बड़ा हो कुछ सकती हुआ, है। लेकिन ये मुझे नहीं भूलती वाले साहब की कि एक टांग के ऊपर खड़े हो जाओ। हरमीत से पूछे कोई मुर्गा शुर्गा बनाते थे, क्या करते थे, आपको क्या सजाएं मिलती थी हरमीत? ये तो कॉमन सजाएं हैं, हाथ ऊपर कर लो। अच्छा, मेरे वालिद साहब से ज्यादा जी हमारे जो दादाजी थे ना, उसकी सजाएं बड़ी सख्त हुआ करती। जिस तरह रूसा फरमा रहे ना, उसका भी किसी न किसी फैमिली से ताल्लुक फौज से ही था, तो यही वजह थी कि वही सजाएं उनके यहाँ भी यही हुआ करती थी कि मुख्तलिफ किस्म की जो है फौजियों को सजाएं दी जाती हैं। लेकिन ये जो टेलीविजन का मामला है, इस पर जब हम हॉस्टल में होते थे ना रूसा और सोहा, उस वक्त सीडी जो है नया नया आया था, और हम टेलीविजन और सीडी ना छुपके से हॉस्टल ले आते थे किराए पे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे दोस्त के वालिद साहब आए, हमने कहा करे क्या, तो क्योंकि दरवाजे पे वो खड़े, तो बहुत सारे बिस्तर थे, उसके ऊपर डाले टेलीविजन के, और उसको एक साइड पे बिठा के तकिया लगा के उसको बिठाया। तो इस किस्म की चीजें हम तब भी किया करते थे। लेकिन ये जो सजा है, जाहिर बात है, वो इस उम्र में बहुत सारी चीजें जो है वो बच्चा बाद में रोता रहा कि मुझसे इतना टीवी नहीं देखा जा रहा। अच्छा वो रोता रहा, कमरे में जाने की उसने जिद की, अम्मा ने दोबारा बिठा दिया, बेटा बैठो टीवी देखो। और वो खुद भी अपने आप को मुश्किल में डाला, क्योंकि उस पर नजर रखने के लिए वो भी वहीं बैठी रही कि इसको सोने की इजाजत और नहीं सर है। सोने नहीं दिया उसको 5 बजे तक। आप ये देखिए ना, बच्चा उसको नींद आ रही है, वो रो रहा है कि बस कर दो, मेरी सजा खत्म कर दो। उसने कहा नहीं बेटा, टीवी देखने का शौक है ना, आप देखो सारी रात बैठ के। अब इसे सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद, जब से ये पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद हुई वालिदैन पे भी, और उस पर बड़ी बहस चली हुई है कि ये सजा ठीक थी या नहीं थी। हरमीत का कमेंट लेना, ये सजा ठीक है, इसको ठीक कैसा थी लगता हरमीत है? या नहीं ठीक थी, क्या ख्याल है? ऐसी होना चाहिए। सब सुहा हो जाता है। ये एक ऐसा दौर होता है जिसमें बहुत चीज़ों का शौक, कार्टून वगैरह देखने का शौक, छोटी मोटी फिल्में जब आती हैं, तो मेरे ख्याल में इस किस्म की सज़ा फिर बार बार जगाना, जाहिर बात है सुबह स्कूल भी जाना था उस बेचारे को, लेकिन नहीं होना चाहिए। बस बहरहाल अगर उन्होंने सज़ा दी, अब वैसे आप जिस तरह कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे फिर हम सब की अपनी अपनी राय होती है, और वो अपनी अपनी राय का हम इजहार करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल इस तरह नहीं होना चाहिए। होता है, बच्चे हैं, एक वक्त होता है, उसके बाद फिर जाहिर बात है बड़े होकर जो जिम्मेदारी होती हैं वो बड़ी और मुश्किलात, आपकी जो लाइफ है और टफ हो जाती है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देते हैं। अगली खबर जो है वो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। अब हमारे बताएं कि 270 किताबों के जो मुसन्निफ हैं, गेस व्हाट, कि वो समाज से महरूम है। सर वो सुन नहीं सकते, और ऐसा नहीं है कि वो शुरू से सुन नहीं सकते, उन्होंने अपनी स्टडीज़ मुकम्मल की, तो जब अमली ज़िंदगी में आए तो आहिस्ता आहिस्ता वो समाज जाती रही और वह समाज से महरूम हो गए। और 2023 तक वो ये कहते हैं कि 100 मज़ीद किताबें भी 90% जो है वो मुकम्मल है, और उनको मैं मुकम्मल करके ये जो है वो रिकॉर्ड बना लूँगा 300 किताबों का। गिलगित बल्तिस्तान के करीब एक गांव है, वहाँ की ये रिहायशी हैं,
और इतनी किताबें उन्होंने माशाल्लाह लिख ली हैं, 270 सर। मैं तो हैरान ये हूँ कि ये गुलाम 270 हसन। किताबों के टाइटल नहीं इतने हम लिख सकते, तो इन्होंने 270 किताबें लिख दी हैं। लेकिन सर वो देखिए बेस्ड ना सकाफत, बल्तिस्तान और मतलब अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, कल्चर पे बहुत लिखी हैं, मतलब अपने इर्द गिर्द के टॉपिक्स उनको बहुत सारे मिल गए हैं। लेकिन सर वहाँ जो मौजूद है किताबें 2023 तक, तो वो कह रहे हैं कि 300 मुकम्मल हो जाएंगी, अभी तो हम सिर्फ 160 की बात कर रहे हैं। और मतलब स्कर्दू से 103 किलोमीटर दूर बरछीना नाम है जहाँ पे या ये रहने वाले हैं, एक दूर दराज के इलाके के रहने वाले। इनको अभी प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है और 2023 में इनको ये मिलना है। उम्र के बावजूद देखो किस तरह से कंप्यूटर इस्तेमाल कर लेते हैं। बोलने में कहते हैं कि मुझे लोगों को सुनने में तकलीफ होती है, अगर छोटा जुमला हो तो मैं उनकी लिप मूवमेंट, जो होंठों की मूवमेंट है, उसके हवाले से मैं समझ लेता हूँ, लेकिन लंबा जुमला नहीं समझा जाता। बहरहाल इनका जो 1978 में इनकी 2 किताबें पहली शाया हुई थी, उसके बाद मुसलसल लिख रहे हैं ये। गुलाम हसन साहब इनका नाम है और बड़ी ये क्रेडिट वाली बात है, और आपको प्रेसिडेंशियल अवार्ड जिसके लिए नॉमिनेट किया गया है इंशाल्लाह वो ज़रूर मिले, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्विक ब्रेक लेनी है, हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं आपसे, वापस आते हैं, पॉलिटिकल सेगमेंट को आगे लेके चलेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने और उनको डिज़ोल्व करने बचाने की जंग इस वक्त पूरे अरूज के ऊपर है। जरदारी साहब कहते हैं कि मैं पंजाब बैठूंगा, लाहौर बैठूंगा जाके, और मैं जो परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए इक़दाम करूंगा। इमरान खान साहब पहले ही कह रहे हैं मैं डिज़ोल्व कर दूंगा असम्बलियाँ। इस बारे में सोच विचार शुरू हो चुकी है। ये किस तरह का स्टेप है, इसके क्या मुज़मरात होंगे, क्या फ़ायदे क्या नुकसानात होंगे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, क्या इलेक्शन की तरफ प्रेशराइज करने में कामयाब हो जाएंगे इमरान खान साहब? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं उधर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी खबरें आ रही हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है, वहाँ पे भी इस तरह की एक जंग चलेगी। तो ये जंग कैसी होगी, जैगम खान साहब से चल के बात करते हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जैगम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जैगम क्या लगता है स्ट्रेटजीज अब क्या होंगी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की? एक तो जो हुकूमत में है, दोनों तो नहीं कहना चाहिए, एक बहुत सारी पार्टियां हैं जो हुकूमत में हैं, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने इस तरफ जाना है कि डिज़ोल्व कर लें असम्बलियाँ। ये उनका जो फैसला है, ये क्या गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने में कामयाब हो जाएंगे कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं, या गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो जाएगी कि पंजाब असम्बली ख़ास तौर पे उसको परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ कुछ अदम एतमाद की कार्रवाई हो जाए? रोज साहब, इस फैसले को पहले तो आप इमरान खान साहब की जो अभी तक की स्ट्रेटजी है उसके आप कॉन्टेक्स्ट में रखें कि गुज़श्ता 8 महीने में वो कोशिश ये कर रहे थे कि इस हुकूमत को चलता करें, और उसके लिए वो मुसलसल जो दबाव डाल रहे थे वो दबाव इस्टेब्लिशमेंट पर था। वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे कि इस हुकूमत को छोड़कर मेरी आप मदद करना शुरू करें, यानी जो आईनी जिम्मेदारी है उनकी कि हुकूमत का जो कानूनी साथ दें उसको भी ना दें, बल्कि एक अपोजिशन पार्टी का साथ दें इसलिए कि वो हुकूमत को गिरा सके। एक तो उनकी ये कोशिश थी। दूसरा, वो सियासी दबाव हुकूमत पर डाल रहे थे कि हुकूमत मजबूर होकर उनसे बात करे और इलेक्शन की तरफ जाए, और इस मकसद के हसूल के लिए वो ये भी मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि या तो पहली उनकी चॉइस ये थी कि आर्मी चीफ का तकर्रुर उनके मशवरे से, उनकी मर्जी से किया जाए, या कम अज़ कम उनको वीटो का हक ज़रूर हो कि कौन नहीं बनेगा, या तो उनसे पूछा जाए कौन बनेगा। अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम ये उनसे ज़रूर पूछा जाए कि किसको नहीं बनना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि उनकी गुज़श्ता 8 माह की स्ट्रेटजी तो नाकाम हो रही है। ना तो वो उस तरह का दबाव डाल सकें हुकूमत पर, सियासी दबाव, यानी वो उस तरह का धरना जिसमें हुकूमत को वो नाकों चने चबा दे और हुकूमत कहे जी बताओ आप क्या कहते हैं। ना ही वो इस्टेब्लिशमेंट को ये कायल कर सके हैं कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाए और हुकूमत को मजबूर करे कि वो इलेक्शन कॉल करें। तो यहाँ से उन्होंने अपना जो लाए अमल है, जो स्ट्रेटजी है, उसको तब्दील किया है, और अब वो कह रहे हैं कि वो अपनी असम्बलियों को, उन्होंने वाज़े तौर पर डिज़ॉल्व का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैं हैरान हूँ क्यों नहीं किया। वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो पार्लियामेंटेरियन है, पार्टी लीडर हैं। असम्बलियाँ छोड़ने की वो बात कर रहे हैं।
हम यही समझ लेते हैं, क्योंकि असम्बलियां छोड़ने की तो मंतक समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब हम यही समझ लेते हैं कि वो 2 चीफ मिनिस्टर्स को ये कह सकते हैं। कश्मीर और जीबी वाले को वो बिल्कुल नहीं कहेंगे। पंजाब और केपी वालों को कहेंगे कि वो असम्बलीज को डिसॉल्व कर दें और इलेक्शन की तरफ जाएं। देखिए, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी तो है। स्मार्ट स्ट्रेटजी इस तरह से है कि इस वक्त वो काफ़ी मकबूल हैं, ये सब समझते हैं। इस वक्त के सर्वेज ये बता रहे हैं, बाई इलेक्शंस ये बता रहे हैं। तो इस वक्त अगर सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन होते हैं तो उनके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि वो जीत जाएंगे। जब वो जीत जाएंगे, और अगर वो जीत जाएंगे, तो इसका मतलब है जिस वक्त भी कौमी इंतखाबात हों, वो 4 महीने बाद हो या वो अगस्त में हो। अगस्त में तो नहीं, अगस्त में तो खैर 13 अगस्त को तो इस असम्बली की मियाद खत्म हो जाती है, तो 11 जी हाँ, तो ये 2 महीने मजीद बन के कोई अक्टूबर 11 बनता है जब ये इलेक्शन की डेट बनती है। अगर पूरी मुद्दत तब भी अगर हो तो उनको ये फ़ायदा होगा कि उस वक्त इन 2 अहम तरीन सूबों में इंटरिम गवर्नमेंट्स नहीं होंगी, बल्कि उनकी सूबाई हुकूमतें होंगी जिनके पास फंड्स होंगे और वो असरअंदाज हो सकेंगे इलेक्शन पर। अब ये तो बात है थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकल बात जो है वो इसमें बहुत सारी मजीद पेचीदगियां भी हैं। मजीद पेचीदगियां ये हैं कि अगर वो अभी डिसॉल्व करते हैं तो फिर भी जो दरमियान की मुद्दत है, आपको पता नहीं उसमें पब्लिक ओपिनियन उस वक्त तक कहाँ स्विंग करेगी। और वो खुद ये रिस्क ले रहे होंगे कि जिस वक्त प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे होंगे उस वक्त मरकजी हुकूमत वो इंटरिम गवर्नमेंट या अबूरी हुकूमत नहीं होगी, बल्कि पीडीएम की एक सियासी हुकूमत होगी। और एक बड़ा रिस्क, अगरचे चौधरी साहब बार बार कह रहे हैं, चौधरी, मैं परवेज इलाही की बात कर रहा हूँ, कि जैसे इमरान खान कहेंगे तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन चौधरी साहब की बात पे एतबार करना इतना आसान नहीं है। एक तो वो पार पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, उनको आसानी से सूबाई हुकूमत मिलती नहीं है, और उनके पास ये चॉइस हर वक्त मौजूद है कि वो पीडीएम की तरफ छलांग लगाएं और अपनी हुकूमत को बरकरार रखें। तो वो पर्दे के पीछे या सरगोशी करते हुए इमरान खान को क्या कह रहे हैं ये हमें मालूम नहीं, इसलिए इमरान खान ने ये ऐलान नहीं किया। ये भी आप देखिए कि ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि ये वाला जो था अब तक के 8 महीने की उनकी सियासी सरगर्मियों का सबसे बड़ा हाई पॉइंट था। यहाँ पर उन्होंने हुकूमत को निकालना था, और अगर वो धरना नहीं दे सके, भरपूर धरना, तो फिर उनको भरपूर ऐलान करना चाहिए था। उन्हें ऐलान कर देना चाहिए था कि हम अब इस्तीफा दे रहे हैं। कल परवेज इलाही साहब और जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो दोनों इस्तीफा वो ऐलान करेंगे असम्बलीज को डिसॉल्व करने का, लेकिन जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर तो साथ आए ही नहीं। तो मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए ज़ैगम साहब, अगर हम सारी सूरत हाल को अगर आप देखें, एक तरफ तो ये मामला है जो आपने बड़े ज़बरदस्त तफसीली बयान कर दिया, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि अगर अदम एतमाद लाने में हम नाकाम हुए तो फिर हमारे पास ऑप्शन है गवर्नर राज का। ये कितना मुश्किल है? ये तो चैलेंज नहीं होगा सर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में? सर मुझे लगता है गवर्नर राज की जो है वो धमकी ज़्यादा है, क्योंकि ये भी अपने जो पूरे कार्ड्स हैं वो दिखाना चाहते हैं। एक तो इमरान खान साहब अपने सारे कार्ड्स जो हैं वो दिखाते रहे हैं और अपना इंतहाई जो पोजीशन है वो वाजे करते रहे कि देखो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इसी तरह जो हुकूमत है वो भी अपने जो मैक्सिमम पोजीशन है वो दिखा रही है कि हम क्या कर सकते हैं। गवर्नर राज लगा सकते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद इतनी आसान बात भी नहीं है। उसको जवाब देना, क्योंकि एमरजेंसी की सूरत में लगाया जा सकता है, और ऐसे फैसले आपको मालूम है फौरी तौर पर आला अदालतों में चैलेंज हो जाते हैं, और हुकूमत के लिए उसको जस्टिफाई करना आसान नहीं होगा। हुकूमत के लिए जो कोशिश हुकूमत ज़रूर करेगी वो ये है कि किसी ना किसी तरह से पंजाब में वो तब्दीली लाए। पंजाब की हुकूमत एक शेकी ग्राउंड पर खड़ी है, जिसको हटाने का एक चांस उनके पास मौजूद है, और बहुत बड़ा ख़तरा है उनके पास कि अगर इस तमाम अरसे में पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट रहती है, PMLQ प्लस पीटीआई की, तो चौधरी साहब बड़े स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो पेट्रनेज की जो सियासत है उसके एक्सपर्ट हैं। अभी भी जो खबरें ये हैं कि उन्होंने ख़जाने के मुंह खोले हुए हैं, नौकरियां भी दे रहे हैं, वो पैसे भी बांट रहे हैं, फंडिंग भी बांट रहे हैं। तो ये अगर सिलसिला चलता रहा तो 1 साल में उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। मेरा ख्याल है जो उनकी कोशिश होगी वो यही होगी कि किसी न किसी तरह पंजाब की गवर्नमेंट में
पंजाब की गवर्नमेंट को चलता किया जाए और पंजाब में तब्दीली लाई जाए। और अगर वो ये कर लेते हैं तो ये इनकी बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है, एक गेम चेंजर हो सकती है। अच्छा जैगम, परवेज़ इलाही के ऊपर अटका हुआ सारा मामला, और लोग बहुत से ऐसे हैं जो शक की नज़र से देखते हैं परवेज़ इलाही के इक़दामात को, इस बारे में जैसे आपने भी कहा कि पता नहीं वो क्या चाल चलेंगे। परवेज़ इलाही की सियासत जो मुस्तकबिल की है वो कितनी डिपेंडेंट है इसके ऊपर? वो कोई भी फैसला करें, यूँ लगता है कि उनकी सियासत अब महदूद होती चली जा रही है। जी रऊफ, देखिए परवेज़ इलाही साहब की और चौधरियों की सियासत तो जब से परवेज़ मुशर्रफ साहब गए हैं महदूद ही रही है, इससे पहले भी महदूद थी। वो तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के अंडर उनको जो उनकी अपनी असल पोजीशन है उससे बहुत ज़्यादा पोजीशन मिली। हकीकत में तो वो ज़िले सतह के सियासतदान हैं और अच्छे ज़िले सतह के सियासतदान होने की वजह से वो मिनिस्ट्रीज एंजॉय करते रहे हैं और अच्छे जो रिलेशनशिप वो बिल्ड करते हैं और जो पेट्रनेज की पॉलिटिक्स करते हैं। वो कोई बड़े नेशनल लेवल के लीडर तो कभी नहीं रहे, ना उनकी बड़ी पार्टी रही है, ना उनकी बहुत बड़ी कोई पब्लिक अपील रही है। अब भी यही मामला है, वो जो अपनी पोजीशनिंग करते हैं, जो पोजीशन बनाते हैं, वो पेट्रनेज की पॉलिटिक्स के थ्रू बनाते हैं और नंबर्स गेम की वजह से बनाते हैं। अभी उनको मौका इसलिए मिला कि पंजाब में उनके जो थोड़े से नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो अभी भी अगर उन्होंने कुछ पोजीशन बनानी है तो उसी तरह से ही बनानी है। मैं नहीं समझता कि उनकी इस वक्त किसी भी बड़ी पार्टी के अंदर जगह है। हो सकता है मुनिस अपने आप को पीटीआई के अंदर पोजीशन करने का सोच रहे हों, लेकिन उन्होंने पावर पॉलिटिक्स के थ्रू ही सोचना है। और एक चीज़ जो चौधरी कभी नहीं कर सकते वो है इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करना। आपने पिछले चंद माह में भी देखा है, इमरान खान साहब के साथ होते हुए भी उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से कोई बड़ा पंगा ना लें, मुहतात रहे हैं वो। ये चीज़ भी उनकी सियासत पर असरअंदाज हो सकती है अगर इमरान खान मजीद एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन लेते हैं। जी हरमीत। अच्छा सर, अगर इस सारी सूरत हाल में हम देखें तो मुज़ाकरात की बात अगर की करें तो ना इमरान खान साहब तैयार हैं, ना हुकूमत उनके साथ बैठने को तैयार है। ऐसे में राना सनाउल्लाह साहब का भी बहुत बड़ा दावा है कि 15 से 20 लोग जो हैं वो उनके साथ हैं, पीटीआई के हैं, और साथ में इलेक्शन की अगर बात है तो इसको हम मजीद आगे 6 महीने तक और भी लेके जा सकते हैं। ये जो सूरत हाल है, सो तो आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसका तो बुरा हाल है। जिस तरह दावे किए जा रहे थे कि हम आएंगे तो पता नहीं बहुत लायक टीम होगी हमारे पास, लेकिन सूरत हाल उसकी बरक्स है। ये क्या अगर ये आगे भी जाते हैं तो क्या पॉपुलरिटी का जो ग्राफ जिस तरह गिरा है हुकूमत में आने के बाद नून लीग का, क्या इसको दोबारा उस लेवल पे ले जाने में ये कामयाब हो पाएंगे सर? देखिए हरमीत, जो आपकी मतलब पहली बात है कि क्या इस वक्त पीटीआई से बड़ी तादाद में कोई लेजिस्लेटर स्विच ओवर करेंगे, मेरे ख्याल है नहीं करेंगे। उसकी कीमत अब बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से पाकिस्तान की आला अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देने की, कि वोट तो उनका सिरे से गिना ही नहीं जाता। इसका मतलब वो सिर्फ इस्तीफ़ा देकर इस वक्त वो सीट्स कम कर सकते हैं किसी पार्टी की। और एक ऐसी पार्टी जिसकी इस वक्त मकबूलियत है, जिसके साथ वो 4.5 साल गुजार चुके हैं, जिससे वो सीट उनको मिलने की उम्मीद है, उसको वो क्यों छोड़ेंगे और छोड़ के दूसरी पार्टी में क्यों जाएंगे जहां पे पहले से तगड़े लोग मौजूद हैं। आपने देखा कि एक ग्रुप ने ये चांस लिया था पंजाब के बाई इलेक्शंस में, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इससे पहले आपने देखा कि इमरान खान के दौर में कोई अच्छी तादाद में, बल्कि हार्डली, मुझे तो जहन में ही कोई नहीं आ रहा कि कम से कम उस असम्बली की मुद्दत के दरमियान में मुस्लिम लीग के कुछ लोगों ने स्विच ओवर किया हो, सिवाय इसके जो पंजाब असम्बली में थोड़े से लोगों को पीटीआई ने इधर से उधर किया था। तो मुझे वो तो उसका तो बहुत ज़्यादा चांस नहीं लगता। सिर्फ उसका ये हो सकता है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू की दरख्वास्त है उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसले पर किसी तरीके से रिव्यू कर दे तो फिर तो शायद उसका चांस बनता है। अभी तो यही चांस है उनके पास कि चौधरी साहब जो हैं, बड़े चौधरी साहब, उनका इन्फ्लुएंस मुस्लिम लीग काफ पे आ जाए। लेकिन वो क्यों आएगा? मुस्लिम लीग काफ वाले इस वक्त मज़े में हैं। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं और उनको खूब खिला पिला रहे हैं, उनको खूब फंड्स दे रहे हैं, उनकी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं। तो मुझे कोई नंबर्स गेम में तो तब्दीली होती इस वक्त नज़र नहीं आती।
और दूसरा सवाल आपका क्या था? मईशत के हवाले से है, और वो मैं भी इस हवाले से जानना चाह रहा था मईशत के हवाले से कि इस वक्त जो दिवालियापन का शिकार हैं हम, मईशत बुरे हाल में है, इसके असरात तमाम के कितने आपके ख्याल में पड़ेंगे मईशत के मज़ीद ख़राब होने के ऊपर? मईशत के ख़राब होने पर हुकूमत को बहुत सज़ा मिली है, और मुझे नहीं लगता कि इन द शॉर्ट टर्म अगले 6 महीने से 1 साल के दरमियान में हुकूमत कोई ऐसी बड़ी तब्दीली ला पाएगी जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हो। कम से कम 6 महीने में तो ऐसा नहीं नज़र आता। काफ़ी इस वक्त दबाव में है हमारी मईशत। दिवालिया तो हम इंशाल्लाह नहीं होंगे, लेकिन ये जो खाली परसेप्शन है दिवालिया होने की, इसका भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो गई है। जो हमें इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों से जो लोन्स चाहिए और बड़ी मिकदार में चाहिए, और जो बॉन्ड्स फ्लोट करने हैं हमने डॉलर लेने के लिए, और इस साल के प्लान में एक बहुत बड़ी रकम ऐसी रखी गई थी जो हुकूमत ने उस तरीके से हासिल करनी थी, तो वो रकम हासिल करना मुश्किल हो गई है। और अगर पाकिस्तान में डॉलर्स ठीक मिकदार में नहीं आते तो उसका नतीजा ये निकलता है कि डॉलर की कीमत चढ़ती है, रुपए की कीमत गिरती है। तो जब रुपए की कीमत गिरती है तो वो महंगाई जिसको इंपोर्टेड महंगाई कहते हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, वो बढ़ती है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा इन्हिसार बाहर से आने वाली चीज़ों पर है। उससे बिजली की भी कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की भी कीमत बढ़ती है। तो वो इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अगर अब इस तब्दीली के बाद जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट में और मिलिट्री में आई है, उसके बाद हमारे जिन दोस्त मुल्कों ने अभी तक हाथ खींचा हुआ था और वादे के मुताबिक डॉलर्स नहीं दिए थे, अगर वो डॉलर्स आपको देते हुए नजर आते हैं अगले 1-2 महीने में, तो फिर बेहतरी के एक आसार आ जाएंगे। क्योंकि एक जो बहुत पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है वो ये है कि वजीर खजाना कह रहे हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था अब वो शायद 12 भी नहीं होगा बल्कि 6 के करीब होगा। आपको मालूम है पिछले साल 18 बिलियन डॉलर था, बहुत बड़ा हमारा खसारा था। इस साल टारगेट 12 का था, लग रहा था कि 12 चला जाएगा, 12 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल जो कीमतें हैं कमोडिटीज़ की वो कम होने से और पाकिस्तान में जो तरक्की की रफ्तार है उसको कम होने से उसमें वो कह रहे हैं काफ़ी कमी आएगी। तो एक अगरचे उम्मीद तो मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है जो ज़्यादा ऑड्स हैं वो ये हैं कि मईशत अगले 6 महीने में कम से कम और शायद पूरे साल में दबाव में रहेगी और लोगों को उसकी कीमत देनी पड़ेगी, और फिर अल्टीमेटली उसकी कीमत हुकूमत को ही देनी पड़ेगी। बिल्कुल यही सवाल था हरमीत का सेकंड पार्ट भी, और वो ये है कि हुकूमत ख़ास तौर पर इस वक्त जो मौजूद है उसकी अनपॉपुलैरिटी में कितना ज़्यादा ये रोल प्ले करेगा ये सारा कुछ। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। इसीलिए हुकूमत ने मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा के इसाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना लगाया है। मिफ्ता इस्माइल साहब पॉपुलिस्ट इकानमी में यकीन नहीं करते, वो बिल्कुल इस बात में यकीन नहीं रखते कि वो इक़दामात किए जाएं जिससे लोग खुश हों। वो ये यकीन रखते हैं कि मुल्क की बेहतरी की खातिर जो सख्त तरीन फ़ैसले हैं वो किए जाएँ ताकि पाकिस्तान इस बहरान से निकले। लेकिन इसाक डार साहब जो हैं वो एक पॉलिटिकल एनिमल हैं, शरीफ ख़ानदान के करीब हैं, उनके रिश्तेदार हैं। उनकी जो पहली नज़र होती है वो इस बात पे होती है कि ऐसे फ़ैसले किए जाएं जिसका सियासी तौर पर नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा हो। और उनके उन्हीं इक़दामात की वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक IMF के साथ टेंशन भी आ गई है और हमारे मामलात उनके साथ रुक भी गए हैं, जिससे मईशत पे बुरा असर भी पड़ सकता है। तो ये उल्टा इस चीज़ का जो पॉपुलिस्ट डिसीजंस हैं लेने का, उसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पॉपुलिस्ट डिसीजंस लेने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। थैंक यू बहुत शुक्रिया। ये जो बात है मईशत दबाव में है, इस वक्त पॉपुलर जो डिसीजंस हैं जो इसाक डार साहब जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं उनके बारे में भी सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। बहरहाल हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक लेनी है, न्यूज़ ब्रेक के आप खबरें सुन के वापस आएँ, प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। न्यूज़ ब्रेक नहीं थी, थोड़ी देर बाद होगी लेकिन चलिए हम आपको उससे पहले एक ट्रेलर दिखा देते हैं। पे दर पे सर अच्छी मूवीज़ आ रही हैं, प्रोडक्शन अच्छी हो रही है और हमारे जो पुराने और नए एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो लॉलीवुड की जो प्रोग्रेस है वो हम जो बिल्कुल चैलेंज करते हैं। लेकिन लग रहा था ये हमारा मिशन इम्पॉसिबल या हमारा जेम्स बॉन्ड है जो
अपनी कहानी बयान कर रहा है और जिस तरीके से चल रहा है या फिल्म बननी हुई है। लेकिन अगेन अ गुड डायरेक्शन, गुड प्रोडक्शन। हाँ, अब ये कहानी कितनी मौसर साबित होती है ये तो सिनेमा में पूरी फिल्म देख के पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि एक्शन बहुत ज़बरदस्त है और जो कलर टोनिंग हुई है फिल्म की प्रोडक्शन वाइज वो भी काफ़ी मौसर लग रही है। हरमीत, देखा ट्रेलर, कैसा लगा आपको? अ गुड वन। रोसा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे भी ऐसा लगा कि कोई हॉलीवुड मूवी है और जिस किस्म का आपने जिस तरह फिल्म का जो कलर है, फिर उसके बाद जो एक्शन उसमें जो सीन है बड़े मज़े के हैं, ज़ाहिर बात है। लेकिन एक चीज़ इसमें कोई शक नहीं है, बैनुल अक़वामी सतह पर आपने बहुत सारे ऐसे नावल, ऐसी स्टोरियाँ, ऐसे ख़बरें वो पढ़ी होगी, हम सब ने पढ़ी हैं, जिसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ ना कुछ प्लानिंग बनते हैं। हमने इससे कबल इस किस्म की मूवीज़ नहीं देखी जो पाकिस्तान को जिन ख़तरात का अक़वामी सतह पर सामना है और जिस किस्म की गेम हमारे खिलाफ होती है और जिस तरह ज़ात पात और इसमें हमें बांट के हमारे अंदर जिस तरह गेम रचाई जाती है, खूनी खेल जो खेला जाता है बाहर बैनुल अक़वामी सतह से, ये चीज़ इसमें दिखाने की कोशिश की गई और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी मूवी जो ट्रेलर में हमें दिख रही है। और परसों में शान का इंटरव्यू भी देख रहा था, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस किस्म की मूवीज़ जो आती हैं और एक नई चीज़ जो आई जाती है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री को भी एक नया वो मिल जाता है। ज़ाहिर बात है कि इंडस्ट्री जिस तरह अब एक फिल्मों का इससे कबल जिस तरह मौला जट की आई, उससे कबल और फिल्में आई, वो भी बड़े मज़े की थी, लेकिन ये बड़ी डिफरेंट लग रही है मुझे। एक तो बड़े शान का जो रोल है, फिर शान को अगर आप देखें बड़े डिफरेंट लुक में नजर आ रहे हैं। यस, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि पुराने अपने सारे एक्टर्स जो हैं उनको नए गेटअप और नए अटायर में देखना, दैट इज़ रियली गुड। तो भी आप जरूर जाके मूवी देखिएगा। अभी कोई टाइम है थोड़ा सा, लेकिन 25 नवंबर को गालिबन ये रिलीज होगी, सो गो एंड वॉच इट। हम एक ब्रेक लेते आते हैं, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। थोड़ी सी न्यूज़ ब्रेक की वजह से लंबी ब्रेक थी, लेकिन बहरहाल अब हम चलते हैं, बात करते हैं गूगल प्ले स्टोर के बंद होने के हवाले से और इस मामले में जो स्टेट बैंक के साथ एक कंट्रोवर्सी चली हुई है उस हवाले से भी। गूगल प्ले स्टोर अगर 1 दिसंबर से बंद हो जाता है, इसके एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करने वालों को क्या नुकसानात होंगे, इससे निकलने का हल क्या हो सकता है? फवाद रिजवी साहब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताओ, ये जो चल रही हैं खबरें सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी कि गूगल प्ले स्टोर बंद होने जा रहा है 1 दिसंबर से, तो इसके बाद अगर ये हो जाता है और स्टेट बैंक अदायगियाँ नहीं करती, तो ये तो जो एंड्रॉयड फ़ोन वाले हैं वो अभी से मुझसे पूछ रहे हैं कि जी हम जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करेंगे या हम ट्विटर अकाउंट रखेंगे, हमें क्या पे करना पड़ेगा? उसके लिए भी इंडिविजुअली हर ऐप के लिए क्या हमें पे करना पड़ेगा? इस हवाले से भी बताओ ज़रा। जी शुक्रिया रव साहब। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो हम नाजरीन को ये बताएं कि गूगल की कोई भी सर्विस पाकिस्तान में बंद नहीं हो रही है। तो ना वो कोई फ्री सर्विस बंद हो रही है, ना कोई पेड सर्विस बंद हो रही है, ना कोई प्ले स्टोर बंद हो रहा है। तो लेट्स जस्ट पुट दिस आउट ऑफ द विंडो कि ये तो नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन ये खबर ये एकदम से वेबसाइट्स पे ये फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा क्यों हुआ, ये जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, वो ऐसा है कि आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं नाज़रीन को क्लियर कर दूं कि प्रॉब्लम क्या हुई और ये फेक न्यूज आई क्यों। ठीक है। आप जब भी कोई सर्विस यूज करते हैं, नॉर्मली लोग तो फ्री सर्विस यूज करते हैं, लेकिन अगर आप कोई पेड सर्विस यूज करें, जैसे कि आप कोई नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो या कोई आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पेमेंट कर रहे हो, कोई भी इस तरह की पेमेंट कर रहे हो, गेमिंग वाले बड़ी पेमेंट्स करते हैं इस तरह की, तो आप 2 ही तरीके हैं पाकिस्तान में पेमेंट करने के। एक आपका तरीका है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट करते हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैंक से बाहर पैसे जाते हैं। दूसरा तरीका मोबाइल कंपनी से शुरू किया था, जिसे कहते हैं डायरेक्ट क्रेडिट बिलिंग, DCB। यानी कि होता ही है कि आपकी सिम में अगर कोई क्रेडिट रखा हुआ है आपका, मिसाल के तौर पे आपकी जहाज की सिम में या जोंग की सिम में, उसमें 350 रुपए एज क्रेडिट आपका रखा हुआ है, आप उस क्रेडिट से पेमेंट कर सकते हो अपनी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप चाहते हो कि सब्सक्रिप्शन के पैसे या कोई चीज पे करना चाहते हो। अब इन दोनों तरीकों में जो पहला वाला तरीका है वो तो चलता रहेगा, जो दूसरा वाला तरीका, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जो है ना, इसकी शरारत स्टेट बैंक की तरफ से नहीं है, ये शरारत मोबाइल कंपनीज की तरफ से है। ओके, ये हम बताते जाएं कि ये जितने भी पैसे हैं वो किसी भी तरीके से, आपको तो मालूम होगा कि सारी कंपनीज बाहर बैठी हो, मेटा हो या वो गूगल हो, तो पाकिस्तान से ये सारी पेमेंट बाहर जाती है।
हमें तो वैसे ही ये पेमेंट का प्रॉब्लम रहता है काफी ज्यादा, तो स्टेट बैंक की चौकीदारी तो बड़ी सख्त करता है उन पैसों की जो बाहर जाते हैं। अब यहाँ पर शरारत क्या की मोबाइल कंपनीज ने, स्टेट बैंक ने तमाम मोबाइल कंपनीज को, जिनको हम टेलकोस कहते हैं, उनको एक खास क्रेडिट फैसिलिटी एक दी हुई है कि अगर आपने अपनी मेंटेनेंस के मद में, यानी अगर आपने एक सैटेलाइट की कोई पेमेंट करनी है, कोई हार्डवेयर अपग्रेड करना है, कोई चीज खराब, तो आपको उनके जितने भी रिस्पेक्टिव बैंक्स है ना, उसके थ्रू पैसे बाहर भेजने का एक चैनल बना के दिया स्टेट बैंक ने। और स्टेट बैंक ने कहा कि आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई रेगुलेशन नहीं, कोई नहीं, क्योंकि आपका काम ताकि खराब मत हो, हमें आपको एक चैनल दिया है कि आप उसके थ्रू आप ये अपने आप को मेंटेन किया करें जो भी आप। अब इन कंपनीज, मोबाइल कंपनीज ने किया ये कि वो सार्फिन से पैसे लेती हैं एप्स और एंटरटेनमेंट और इस मद में, और इस चैनल को यूज करके वो पैसे पाकिस्तान से बाहर। अब ये इशू स्टेट बैंक ने कहा भैया ये तो नहीं होने वाला, आप इस तरह, ये तो वायलेशन है इस तरह की। तो स्टेट बैंक ने क्या किया, बहुत अच्छे से कह रहा था, स्टेट बैंक ने कहा कि आप अपनी कैटेगरी को डिफाइन करें। ये जो पेमेंट अभी 34-36 मिलियन डॉलर की जो फंसी है, उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई आप इस चैनल को इस्तेमाल करके ये काम मत करें। अगर आपने ये काम करना है तो आप इसको प्रॉपरली एक नया चैनल हमें अपने बैंक के थ्रू जाएं और कैटेगरी डिफाइन करें कि आप किस सूरत में पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजने। ये बात इतनी सी थी, लेकिन फिर उसको जाहिर है कि वो स्टेट बैंक को बहुत ज्यादा विलन पेंट करके एकदम से वेबसाइट और चीजें आ गई। अब अल्लाह जाने इसके पीछे क्या वो है, लेकिन इसमें स्टेट बैंक का इशू नहीं है ना, स्टेट बैंक ने कोई पैसे रोके, उन्होंने सिर्फ एक ऑब्जेक्शन लगाई है कि आप चैनल क्लियर होना चाहिए कि किस चैनल से कौन सी पेमेंट करनी है। अच्छा वासिक, ये कहेगा चैनल क्लियर होने के साथ साथ अभी जब लोगों को डराया तो इतना बुरा डराया कि साथ साथ ये भी खबरें आ गई कि 6% लोग जो है वो आईफोन यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, बाकी सारे के सारे एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। तो एंड्रॉयड यूज़र को अब एक एप्लीकेशन भी बजाते खुद ख़रीदनी पड़ेगी, उसके लिए वी हैव टू पे। अगर आप जिस चैनल की बात कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हैं कि एक प्रोसीजर है पेमेंट का, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाया है स्टेट बैंक ने, तो कोई स्ट्रैटेजी भी लॉन्च की है कि अगर इस तरह से किया जाएगा तो फिर आपके लिए क्लियरेंस हो जाएगी तमाम कंपनीज़ के लिए, ताकि वो फैसिलिटेशन दे सके आवाम को? उन्होंने पूरे तो बहुत ही क्लियरली ये बात बताई हुई है कि फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के थ्रू के जो भी आपका पेमेंट, देखिए ये तो एक फैसिलिटी दी थी ना, इस फैसिलिटी को इन्होंने थोड़ा सा, अगर हम ये कहें अब्यूज किया तो ये गलत नहीं होगा। अब उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप अपने बैंक के थ्रू जाएं और बताएं ये पैसे पाकिस्तान से बाहर। अब मिसाल के तौर पे एक एंटरटेनमेंट के मद में आता है ना कि अगर कोई नेटफ्लिक्स की अपनी पेमेंट करना चाहता है या कोई और किसी गेमिंग की पैसे देना चाहता है, तो ये इस चैनल के थ्रू नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपकी जो पहली वाली बात है ना, कि ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत से फ्रीलांसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स पाकिस्तान में रिमोट जो ऐसे इलाकों में बैठे हुए हैं जिनके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है नहीं, वो तो पेमेंट इसी थ्रू करते थे। तो वो थोड़ा सा मतलब इन ऐप्स को इस्तेमाल करते थे, इस्तेमाल को काम अपना कोई कंटेंट क्रिएट करते थे, कोई काम करते थे, कोई यूटिलिटी या किसी को भी सर्विस देते थे एज अ फ्रीलांसर, तो उसके थ्रू इवेंचुअली पाकिस्तान में पैसा आता ही था। क्योंकि जो आप वो कमा रहे हैं, जो भी पैसा वो घूम फिर के पाकिस्तान आ रहा है, तो उस काम में थोड़ी सी ग्लिच आएगी, टेम्परेरी होगी, लेकिन ये जरूरी है इसलिए कि क्योंकि चीजें बड़ी ट्रांसपेरेंट और बड़ी क्लियर होनी चाहिए। जी हरमीत। अच्छा फौज साहब, एक चीज़ जो जिक्र किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, एक तरफ ये बात की जा रही कि टेली कम्युनिकेशन की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह आपने फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये शोशा बड़ा आम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो, यूट्यूब पे भी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ आ रही हैं। ये शोशा छोड़ने का मकसद क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा इन कंपनीज़ को? और साथ साथ ये बताएगा अगर खुदा न खास्ता ये मामला हो जाता है तो इससे अगर जिस तरह एक चीज़ है कि हम में तो इतनी समझ नहीं है कि, और ना नाज़रीन को हमारी तरह इतनी कुछ ज़्यादा जानकारी होती है, क्योंकि जाहिर बात है आगे आप एक्सपर्ट हैं, कि एक चीज़ जो बार बार की जाती है कि हम एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड नहीं होंगी, ये मसला होगा। लेकिन अगर ये चीज़ बंद हो जाती और इसके क्या क्या नुकसानात होंगे? देखिए हरमीत सब, ये तो जो एप्लीकेशंस बंद होने वाली बात है, ये तो सरासर फेक न्यूज़ थी। और अब आपका जो सवाल था कि ये हो क्यों रहा है, देखिए इसमें स्टेट बैंक को एक तरह से एज अ कल्परेट जो बताया जा रहा है, ऐसा है नहीं। और मोबाइल कंपनीज को जहां तक नुकसान की बात है जो आप बात कर रहे हैं, वो नुकसान नहीं है, बेसिकली वो एक फैसिलिटी को यूज करके अपने पैसे बचा रही थी। आप जब भी इस तरह की जो डायरेक्ट कैरियर बिलिंग उसके थ्रू जब आपने मोबाइल क्रेडिट के थ्रू जब भी कोई चीज खरीदते हैं, तो होता क्या है, सिस्टम ये होता है कि मोबाइल कंपनीज आपका क्रेडिट से वो पैसे रिसीव कर लेती हैं
और जो दूसरी कंपनीज हैं जैसे गूगल है या मेटा है उनको कह देती हैं कि भाई इसके लिए सब्सक्रिप्शन आप खोल दो अपनी जो भी चीज़ है, और फिर वो मेरे ख्याल से बाई एनुअली यानी साल में 2 दफा वो ये पेमेंट, ये अराउंड हमारा कोई तकरीबन 60 मिलियन के करीब करीब हम ये पेमेंट बनती है डॉलर्स की, जो पाकिस्तान से बाहर जाती है ऑलमोस्ट इसके बॉल पाक ये तो उसमें अभी 34 मिलियन की वो रुक गई। तो वो करते ये हैं कि वो पैसे तो रिसीव कर लेते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद वो पेमेंट उन कंपनीज को कर देते हैं। अब इस चैनल के थ्रू पेमेंट करते हैं तो इससे ये थोड़ा सा एक फैसिलिटी को वो करते हैं, अब्यूज करते हैं जो इनको मिली हुई है। तो ये नुकसान तो नहीं है, बस थोड़ा सा इनको अब प्रॉपर्ली इतना चैनल बनाना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, और बात रह गई कि ये खबर इसमें हमें चले नाम नहीं लेते हम किसी का, लेकिन बहरहाल ऐसे में आप देखें कि ये स्टेट बैंक को प्रेशराइज करने से बेनिफिट जो बेनिफिशियरी होगा जो होगा वही इस खबर को पुश कर रहा है। अच्छा, ये वो खबर को पुश कर रहा है। स्टेट बैंक इस से निकलने के लिए कोई सोल्यूशन दे रहा है कि अगर वो कंपनियां जो हैं वो सिर्फ पुश ही कर रही हैं या वो कोई अमली इक़दाम भी करना चाहें अगर, तो स्टेट बैंक उससे निकलने के लिए क्या करेगा फिर? देखिए जी, स्टेट बैंक ने बड़ा एक्टिवली मतलब उन्होंने उसका ट्वीट भी किया, फिर उन्होंने अपना वो पूरा एक लंबा चौड़ा उन्होंने अपनी वो फिर वेबसाइट पे पब्लिश भी किया कि मामला क्या है और उसको से निकालना किस तरह है। तो वो सिर्फ छोटी सी चीज़ है कि इन मोबाइल कंपनीज ने अपने बैंक्स के थ्रू जो भी इनके रिस्पेक्टिव बैंक्स हैं, क्योंकि मोबाइल कंपनीज स्टेट बैंक से उनका डायरेक्ट इंटरफेसिंग नहीं करती, दे नीड टू हैव अ बैंक इन बिटवीन जो स्टेट बैंक अप्रूव्ड बैंक। तो कहें उसी बैंक के थ्रू पैसे भी बाहर जाते, तो उन्होंने कहा यार आप इस बैंक के पास जाएं और कैटेगरी को रीडिफाइन करें कि एंटरटेनमेंट की मद में ये पैसे और मेंटेनेंस की मद में ये पैसे, जो कि इट इज फेयर इनफ कि उनको इस तरह करना चाहिए। तो वो बस इतनी सी चीज है, वी शुड नॉट टेक टाइम। ठीक है, हाँ, लेकिन ये हैसल है और टेलकोस के लिए ये कोई बड़ी आइडियल बात नहीं है। फवाद साहब, सिंपल से एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये बताएं कि जिस तरह एक ये शोशा छोड़ा गया, जिस तरह बेनिफिशियरी है वो अपना फ़ायदा हासिल करना चाह रहा है, लेकिन ये बताइएगा कि ये जो लायामल है, जो नया तरीक़ाकार स्टेट बैंक लेके आ रहा है, इससे कितना फ़ायदा होगा स्टेट बैंक को? कोई फ़ायदा होगा या कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, या थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा पॉइंट सर। देखिए जी हरमीत, हम लोग जब से पिछली जो हुकूमत थी वहां से ऑस्टेरिटी कैंपेन आपको याद होगा शुरू हुआ था कि, और तो कब शुरू से हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास डॉलर जाते हमारे मुल्क से ज्यादा है और आते हमारे पास कम है। ये तो प्रॉब्लम हमारा बिल्कुल अब डीएनए में घुस चुका हुआ ये प्रॉब्लम। अब पाकिस्तान से ऐसे मामला जब आपने डॉलर का जो फ्लो बाहर की तरफ जा रहा है, अगर हमें कभी उसके ऊपर पैरा देना हो तो हम तमाम वो चीजें जो किसी न किसी तरह से किसी यूटिलिटी बेस किसी ऐसी चीज जो कि बहुत नागजीर है कि जो देना जरूरी है, उसकी कैटेगरी अलग डिफाइन होनी चाहिए। जो एंटरटेनमेंट की मद में पैसे होते हैं वो अलग कैटेगरी डिफाइन होनी चाहिए, ताकि अगर आपको कभी डॉलर को फ्लो को रोकना हो तो आप एंटरटेनमेंट को रोको, ना कि आप किसी ऐसी यूटिलिटी बेस किसी ऐसी चीज को रोकोगे जिसकी वजह से आपको नुकसान ज्यादा हो। तो ये कैटेगरी डिफाइन होना बहुत जरूरी है और इसलिए स्टेट बैंक ने इस चीज को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करने को बोला है। फवाद, ये बताओ, आप ही का फ़ायदा उठाते हुए फ्यूचर टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको क्या लग रहा है? मतलब क्या चीज़ें होने वाली हैं, किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके बारे में लोगों को आगाह होना चाहिए? There is just one word, Rosa, and which is artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसके साथ आप कपल कर दें डेटा को कि या बिग डेटा को, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉम्बिनेशन है ना, दुनिया बस को गवर्न करने का जो सिस्टम है वो यही है। वो कोई भी चीज हो, वो दुनिया की कोई फैसिलिटी हो, कोई भी चीज हो, उसको अब क्योंकि इस तरीके से अब डेटा पंप हो रहा है दुनिया की किसी, मतलब आप एक मोबाइल अपना उठाते हैं और आप एक वीडियो देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं, वह आप डेटा जनरेट कर रहे हैं कि आपका बिहेवियर किस किस्म का है या आप क्या देखना चाहते हैं, वो एक बिहेवियर है जो कि रिकॉर्ड हो रहा है। इसी तरीके से कहीं सीसीटीवी लगे हैं तो वो एक डेटा जनरेट कर रहे हैं, कहीं वेदर फोरकास्ट वाली डिवाइसेस लगी हैं, वो फिर डेटा जहाँ इतना आ रहा है वहाँ पे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमंस इस डेटे को बैठकर मैनुअली, जिस तरह कभी किसी जमाने में पहले हुआ करता था, कि चीजें इन्फर करे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड बिहेवियर के बगैर ये काम होने नहीं वाला। तो ये जो तीन चीजें ऐसी हैं। अब आप इसका अगर मैं आसान लफ्ज में अगर मैं बताऊं आपको, तो आप ये देखिएगा सबसे पहले कि इंटरनेट कहाँ होता था, आपके कंप्यूटर्स में होता था, फिर आपके कंप्यूटर से निकल के इंटरनेट आपके मोबाइल डिवाइसेस में आ गया,
अब इंटरनेट निकलकर आपकी फ्रिज में आ गया, इंटरनेट निकलकर आपकी लैंप्स में आ गया, आपकी लाइट्स में आ गया, आपकी एसीज में आ गया, जिसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स जी के थिंग्स का इंटरनेट, मतलब डिवाइसेस में आ गया। अब सारी चीजों में जब हर चीज आपके पास स्मार्ट एसी है या स्मार्ट, हर कोई इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो हर कोई अपना एक बिहेवियर रिकॉर्ड कर रही है। बाहर तो ये होता है कि अगर फ्रिज में अंडे कम हो जाए तो फ्रिज खुद ही अमेजोन को ऑर्डर कर देता है कि भैया अंडे कम हो गए, अब ऑर्डर करके वो घर ही खुद ही पहुंच कर लेता है। तो इतना कुछ इंटरनेट, इतना कुछ इतनी चीजों में आ गया। अब इसको विदाउट एआई, विदाउट मशीन लर्निंग, विदाउट ऑल दिस डेटा तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा। तो दुनिया को जिस चीज ने रूल करना है वो अब एआई है। अच्छा फासिल, ये बताइएगा कि 2-3 दिन पहले हमने एक शो किया जिसमें हमने 4G और 5G की बहुत ज़्यादा बात की थी। अब चीज़ों में तो इंटरनेट आ गया है, ग्रेजुअली हमने स्विच भी कर लिया है, लेकिन अगर इन्हीं कंपनीज़ की बात करें तो आपको पता है कि वी आर नॉट एबल टू स्विच येट। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी परेशानियाँ। 4G को प्रॉपरली लॉन्च, प्रॉपरली हर एक तक पहुँचाना, उसकी एक्सेस करने के बाद ही वी कैन स्विच टू 5G। तो ये चीज़ें होंगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस तरह से हम लेके आ सकते हैं जिस तरह से हम लेके आना चाहते हैं बाकी मुल्कों की तरह। देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब 5G जो बनाई गया तो बेस उसकी यही है कि सबसे ज्यादा कि जब स्पीड इतनी क्यों जरूरत है आपको, जाहिर है ये स्पीड आपको फिल्में देखने के लिए या बेहतर डाउनलोड्स करने के लिए तो नहीं है, ये तो इस तरफ इसका एक साइड बेनिफिट है। असल डेटा ट्रांसमिशन है। जब मैं बात कर रहे थे कि इतना ज्यादा डेटा होगा तो उसके लिए उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको स्पीड और सारी चीजें चाहिए। और जब कलेक्टिवली हम लोग पहले एक आध डिवाइस इंटरनेट पे होती थी, अब सारी डिवाइसेस इंटरनेट पे चल जाएंगी तो डेटा भी ज्यादा होगा, आपको बैंडविड्थ भी ज्यादा चाहिए। तो 5G, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक ये 5G या इवन 4G को सही तरीके से LTE नेटवर्क नहीं, इनको जब तक बेहतर तरीके से डिप्लॉय नहीं किया जाएगा तो हर्डल रहेगी आपकी ग्रोथ में, आपकी सारी चीजों में, बाकी दुनिया के साथ पेसअप करने में आपको, तो वो एक बिल्कुल एक प्रॉब्लम तो रहेगी। ऑलराइट फवाद साहब, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और हमने काफ़ी डिस्कशन की है। सॉरी हरमीत, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कर लेंगे। हमने क्विक अब ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक लेके वापस आते हैं और आप देखते रहे प्रोग्राम जिससे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेट्स रिकॉल सम गुड कैंपेन्स जो कि माजी में की गई हैं और जिसकी वजह से मुख्तलिफ फैलने वाली वबा और वायरस जो हैं उसको हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया था। इफ़ यू रिमेंबर सर, हम पहले भी बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में कि शहबाज शरीफ के दौर में डेंगू को लेकर जो मुहिम चलाई गई थी उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ था। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट नाउ आवर डेज, तो जो बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स भी हमारे अस्पतालों के पास नहीं हैं, जिसकी वजह से मज़ीद ये रेशो बढ़ रही है जो कि डेंगू वायरस की है। और फिर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं। इन कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मियां नवीद, एक निजी इदारे के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ भी है और सीनियर हेल्थ रिपोर्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर कहिएगा, अस्पतालों की बात पहले कर लेते हैं, कैंपेन की बात हम बाद में करेंगे। बहुत ज़्यादा डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों की सूरत हाल करंटली दवाइयों के अतबार से, इलाज मुआवजे के अतबार से कैसी है? असल में सोहा जो अस्पतालों की सूरत हाल है कि इसमें जब किसी को इसके साथ वो कहते हैं ना वाह पड़ता तो फिर पता चलता है। बदकिस्मती से सिचुएशन ये है कि कोई भी हुकूमत हो, अगर आप पिछले 10 सालों की बात करो तो बतदरीज इसमें जो है वो ये ज़ोबों हाली के शिकार इसलिए हुए हैं कि इनके ऊपर उस तरह नहीं फोकस किया जाता जिस तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो ये भी कहते थे कि इनका टॉप प्रायोरिटी ये है कि इनको सेहत और एजुकेशन को करेंगे, या नून लीग की बातें तो की जाती हैं, लेकिन आज भी अगर आप किसी भी सरकारी अस्पताल के एमरजेंसी में चले जाएँ, कोई भी लाहौर का ले लें, लेकिन वहाँ पर जब एक बेड पर 3 मरीज़ होंगे तो आधा मरीज़ तो वहाँ पर दिल छोड़ देता है। और जो सिचुएशन है वहाँ पर, और उसके बाद फिर आपको दवाइयों के लिए बाज़ दफ़ा जिस तरह मौजूदा वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा कि एमरजेंसी वार्ड में बिल्कुल मुफ्त दवाइयाँ दी जाएंगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे अस्पताल हैं वहाँ पर ठेके जो है वो जो रेगुलर ठेके होते हैं वो किए नहीं गए, उनको डिले किया जाता है और लोकल परचेज़ के ज़रिए कोशिश की जाती है। लोकल परचेज़ में आपको बता देता हूँ मैकेनिज़्म कि आप एक मेडिकल स्टोर्स के ज़रिए रोज़ जो है दवाई खरीदते हैं, वो बहुत महंगी दवाई खरीदी जाती है, लेकिन अगर ठेके के ज़रिए खरीदेंगे तो वो सस्ती दवाई खरीदी जाएगी और स्टॉक भी पड़ा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में यह है कि दवाइयों की भी शॉर्टेज है और ज़ोबों वाली का शिकार इसलिए अस्पताल बहुत ज़्यादा है कि हम जो बजट देते हैं इनको वो भी जो है वो कट लगा देते हैं। साथ में से ये भी बता दूँ कि हेल्थ कार्ड एक जो है वो मौजूदा हुकूमत का एक बहुत अच्छा मनसूबा जिसको हुकूमत कहती है, लेकिन
लेकिन बहुत सारी बीमारियां उसके ऊपर नहीं हैं, जिस तरह डेंगू का उन्होंने कहा, लेकिन अभी तक हेल्थ कार्ड के ऊपर डेंगू शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अमराज जिसमें जो है वो फौरी तौर पर मरीजों को वो दाखिले के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो उस हेल्थ कार्ड के ऊपर नहीं है। हाँ, जो है उसके ऊपर वाकई जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि जो कार्डिक इश्यूज़ हैं, कार्डिक के दिल के जितने भी मरीज़ हैं उनके लिए एंजियोग्राफी के बाद स्टंट डालना वो हेल्थ कार्ड पे डाला जा सकता है, प्राइवेट अस्पताल डाल रहे हैं। लेकिन गायनी की अगर बात करें तो गायनी के ऊपर रेट कम रखे गए हैं। जब रेट कम रखे गए हैं तो हेल्थ कार्ड के ऊपर जो है वो मुतलका अस्पताल या डॉक्टर्स को इतने पैसे नहीं बचते, तो वो गायनी के मरीजों को नहीं लेते। तो ऐसी बहुत छोटे पॉइंट्स है कि जो हेल्थ कार्ड दिया गया है उसमें किस किस बीमारियों का इलाज मुमकिन है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, या किस किस का नहीं है। तो ये सूरत हाल तो बड़ी अच्छा इस तरह की है। सर पूछेगा, आप क्या पूछने लगे? हाँ बिल्कुल, ये आपने जैसे बताया कि गायनी का नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल तो नहीं कर रहे, और वो जाके, क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये है कि गायनी का इस वक्त जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़रा बेहतर में वो 2.5 लाख रुपए तकरीबन। बिल्कुल, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी बनते हैं, इससे ज़्यादा भी बनते हैं। लेकिन ये गायनी के ऊपर सबसे ज़्यादा मसला ये है कि इस वक्त भी किसी भी लेबर रूम के किसी अस्पताल में चले, इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं कि आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आधा बंदा तो वहाँ पर जो है वो जब मुश्किलात का उसका सामना करना पड़ता है तो लोग जो है वो मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करने के बाद उनके मर्ज और बढ़ जाता है। अभी भी किसी भी अस्पताल में कोई मरीज़ दाखिल करना हो तो बगैर सिफारिश की हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे तो रात से एक जो है वो हमारे कोलीग हैं एक चैनल के, तो उनको जो है वो आईसीयू में एक बेड चाहिए था। रात से हम कोशिश कर रहे हैं, आईसीयू में बेड नहीं मिल रहा। अब वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन में है, बेचारा जो है वो किसी भी वक्त जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा। तो फिर हम ये बात तो बरहक है कि मौत आनी है, लेकिन फिर बाद हमें ये भी कह देते हैं कि चलो जिनकी इस तरह लिखी थी, लेकिन जब तक आप मुतमिन नहीं होते कि मैंने अपने मरीज़ को भरपूर कोशिश की है, वेंटिलेटर दे के दिया है, ये बात एक दिल में होनी चाहिए कि जी मैंने पूरी कोशिश की है, बाकी वो नहीं बचा वो एक अलग बात है। अच्छा नवीद साहब, एक ये बताइएगा कि आजकल कन्फ्यूजन बहुत बड़ी है। आजकल हल्का सा बुखार होता है, बुखार उतरता नहीं है, नज़र जुकाम खांसी वायरल जिसे आजकल कह रहे हैं वो होता है, तो हम फौरी तौर पर किसी भी जगह जाए तो कहते हैं डेंगू का टेस्ट करा लें फौरी तौर पर। डेंगू के सिम्टम्स इंटायरली और हैं, वायरल के थोड़े बहुत मिलते जुलते होंगे, लेकिन जो कन्फ्यूजन पैदा की हुई और डेंगू के जो टेस्ट है वो दे दर हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? असल में वैसे तो ये मौजूदा हुकूमत ने भी और पिछली हुकूमतों ने भी डेंगू का जो है वो टेस्ट 90 रुपए का जो है वो इब्तदाई जो टेस्ट होता है वो किया हुआ, लेकिन इसमें भी जो है वो कहते हैं जी अगर किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने लिख के दिया है तो फिर 90 रुपए का करेंगे, वरना तो वो महंगा करते हैं, वरना तो वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, 500 भी मांगते हैं, ज़्यादा भी मांगते हैं, जिधर उनका कोई करवा ले वो कर लेते हैं। मसला सिर्फ इस वक्त ये है कि चूँकि डेंगू केसेस में मैं आपको बात करूँ कि डेंगू के दादोशुमार में भी बदकिस्मती से मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए बताना चाहता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट को कि डेंगू के ऊपर जो है ना वो दादोशुमार में गड़बड़ की गई है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ आज भी जो अस्पतालों में दाखिल हैं या घरों में हैं, लेकिन आज का जो डाटा बताया गया सिर्फ 15 मरीज़ पूरे पंजाब में डेंगू के, लेकिन इससे ज़्यादा मरीज़ तो हमने खुद देखे हैं, हमने लोगों से बात की है जो हमें कहते हैं जी बताते हैं जी टेस्ट करवाना है, कोई बेड लेके दें, इससे ज़्यादा मरीज़ तो हमने खुद देखे हैं। फिर मुआद को भी छुपाया जा रहा है। वजह सिर्फ ये है कि सब अच्छा की रिपोर्ट, और डेंगू के ऊपर अगर हम बात कर लें तो एक दौर था जो है वो रोज़ाना डेंगू के ऊपर मीटिंग ली जाती थी, अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब 15 दिन में एक मीटिंग डेंगू के ऊपर लेते हैं, वो भी बिराए नाम। तो वो फिर इस वक्त वेरिएंट भी चेंज हुआ है। कुछ तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि डेंगू अब वो पहले वाला नहीं रहा जो 2015, 16, 17 में डेंगू था, वो डेंगू और था। आजकल तो जिसको भी हुआ है वो तो बेचारा, मैंने जिस मरीज से भी पूछा है तो उसने बिल्कुल डेंगू 5, 6, 7 दिनों में बंदे को निचोड़ के रख देता है, और जो सूरत होती है अभी लोग बताते हैं कि भाई वो उससे तो बहुत ज्यादा जी बिल्कुल बहुत ज्यादा। हरमीत हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथी इस्लामाबाद से। जी हरमीत, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा कोई सवाल? जी जी मियां नवीद साहब, अगर हम देखें एक तरफ हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो आप जिस तरह जिक्र किया कि यहाँ पे अगर मैं पिम्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि सिफारिश के बगैर आपका नंबर आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर से जब हम ये सवाल करते तो वो कहते हैं कि हम पे बर्डन इतना ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि हॉस्पिटल कम है जिसकी वजह से एक तो पेशेंट जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, या डॉक्टर की कमी है? क्या वजूहात है कि उसको पूरा करना चाहिए? जी बिल्कुल, एक तो ये है कि बिल्कुल अस्पतालों की भी कमी है, कोई दूसरी बात नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है
कि हम अस्पतालों के ऊपर और सेहत के ऊपर उतना बजट नहीं लगा रहे। अब जो सेहत कार्ड के ऊपर हमने इतना बजट लगाया, लेकिन सरकारी अस्पताल अगर उसकी निस्बत बात करें तो इस वक्त वो हम मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। 2 साल गुजरेंगे, 3 साल गुजरेंगे, ये बहुत ज़बूमाली का शिकार होगा। डॉक्टर्स की भी कमी है, अस्पतालों में लड़ाई होती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जी हम कहाँ से वेंटिलेटर दें, हम कहाँ से बेड दें, चूँकि वेंटिलेटर देना या बेड देना एक मुतलका डॉक्टर का काम नहीं है, वो तो तशखीस कर सकता है, इलाज मुआवजा कर सकता है। बदकिस्मती से ये तो इंतजामिया का काम है, यहाँ पर महकमा सेहत या पंजाब हुकूमत का या जो भी फेडरल के अंदर जो भी जिसके अंदर जो दायरा है उसका काम है। तो इस वक्त हमें डॉक्टर्स की भी कमी है, नर्सेज की भी कमी है, साथ साथ जो आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में 92 के बाद कोई बड़ा अस्पताल नहीं बना। लाहौर में सिर्फ जिना अस्पताल था, उसके बाद छोटे अस्पताल ज़रूर बने लेकिन बड़ा टीचिंग अस्पताल नहीं बना। और यही वजह है कि हमारी आबादी में बतदरीज इजाफा है, लेकिन दूसरी जानब जब हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो वो हमारे पास बिल्कुल ना होने के बराबर है। वो आहिस्ता आहिस्ता अगले कई सालों बाद देखिएगा कि ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होगा पंजाब में या किसी भी पाकिस्तान के अंदर कि आपको किसी सरकारी अस्पताल में इलाज मुआवजा करवाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा। उसकी वजह यह है कि अब कहा तो जाता है कि सेहत कार्ड से करा ले, लेकिन सेहत कार्ड से मैं रोज़ देखता हूँ सेहत कार्ड से सारे काम नहीं हो सकते। सेहत कार्ड के अंदर तो अभी तक कैंसर के मरीज बेचारे जो हैं उनका इलाज मुआवजा नहीं होता, दवाइयाँ बंद कर दी गई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, कुछ हमारी पॉलिटिकल जो सियासी कशमकश है वो भी है। हम आए रोज जो सूरत बन गई है इसके ऊपर हम जो प्रोडक्टिव वर्क हमें करना चाहिए सरकारी इदारों में वो हम बिल्कुल भूल चुके हैं। और सियासी कशमकश और एक दूसरे के खिलाफ जो इल्ज़ाम तराशी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। हेल्थ कार्ड के हवाले से अगर देखा जाए, वो जो डेटाबेस था उस बारे में भी लोग कहते थे प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। तो मैं सर्च कर रहा था अपना, तो मेरा वो आया कि जी आपका नहीं बन सकता। तो वो क्या वजूहात है जिसकी बुनियाद के ऊपर हर एक का नहीं बन सकता? अच्छा, वो तो ये है कि एक तो इस वक्त पंजाब में इन्होंने ये इनिशिएटिव किया, पूरे पंजाब में। अगर पूरे पंजाब में किसी का आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो 8500 के ऊपर अगर आप अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड करेंगे तो फौरी तौर पर आपको बता दिया जाएगा। उसमें ये हो सकता है, इसमें तो कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है कि नहीं बन सकता, बना तो हर एक का आईडी कार्ड ही जो है वो आपका सेहत कार्ड है। मसला सिर्फ ये कि हो सकता है कि आपका आईडी कार्ड पंजाब से बाहर का है या फिर उसमें रजिस्ट्रेशन का मसला है या फिर एक्सपायर ना हो। अगर मैं अमूमी बात कर रहा हूँ मरीज़ों के हवाले से जिनका नहीं बनता, वरना तो 8500 के ऊपर आप अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड करेंगे, फौरी तौर पर आपको बता देंगे कि आप रजिस्टर्ड हैं और वही आपका आईडी कार्ड जो है वो आपका सेहत कार्ड है, उसके ऊपर आप इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। अच्छा सर, कैंपेन्स की अगर बात की जाए तो एक ज़माने में जिस तरह से भी उनके जेस्टर थे, वज़ीर आला पंजाब जो एक्स रहे हैं शहबाज शरीफ, बजाते खुद हर जगह जाते थे, लार्वा की अफजाइश को रोकना, टायर्स को चेक करना, दुकानों को चेक करना, मैकेनिक शॉप्स को चेक करना, वो ये सारे काम खुद करते थे। अभी ज़िले इंतज़ामिया या कंसर्न डिपार्टमेंट्स आपको ये सब कुछ करते दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि शो ऑफ के लिए भी नहीं किया जा रहा इसमें। सोहा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो दौर था जो है वो रोज़ डेंगी की मीटिंग ली जाती थी और सुबह जो है वो 6 बजे बुला लेता था वज़ीर आला पंजाब। अभी मैंने जब से मौजूदा वज़ीर आला पंजाब, मैंने डेंगी के ऊपर इनकी कोई मीटिंग, कोई हैंड आउट जारी नहीं किया इन्होंने, मैंने देखी नहीं है कि कोई डेंगी के ऊपर इन्होंने कोई मीटिंग की हो। हाँ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की 15 दिन बाद एक हैंड आउट जारी होता है या 10 दिन बाद कि ये हमने कर लिया है। अफसरान को वहाँ पर जो हेल्थ के बुला के और वहाँ पर कुछ तमाम ये डिस्कस कर लिया जाता है, लेकिन सर्विलेंस उस तरह नहीं हुई। जब एक डेंगी लार्वा मच्छर बन जाता है तो उसके बाद उसको रोकना इंतहाई मुश्किल काम है, फिर उसने तबाही मचानी है। सर्विलेंस में आपको बता दूं कि सर्विलेंस क्या है, घर घर जाकर लोगों को अवेयरनेस भी देनी, फिर आपके इर्द गिर्द गली मोहल्ले में कहीं पानी खड़ा है उसके ऊपर स्प्रे भी किया जाता था, फिर उसको लार्वे को चेक किया जाता था। अब ये टीमें भी उतना काम नहीं कर रही। उसकी वजह ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है पिछले सालों में। जी हरमीत जी नवीद साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपने जिक्र भी किया, लेकिन आपको याद है जब शहबाज शरीफ का जिक्र आता है तो एक चीज हमें भी याद आती है कि हम भी 10-10 बीपर दिया करते थे, कहीं एक हॉस्पिटल से कभी दूसरे हॉस्पिटल से जाके खड़े होके कि यहाँ पे डेंगू की क्या सिचुएशन है, गली मोहल्ले पे जाते थे। आप नहीं समझते कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मीडिया पे भी बनती है कि हमने इस चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियां 3 पार्टियों के दरमियान चीज़ को रख दिया है टेलीविजन पे, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ मुत्तफिक हूँ, एग्री करता हूँ कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की भी है, लेकिन अब इसके ऊपर एक रिपोर्टर क्या करें। हम तो डेंगू के जो दादोशुमार है उसमें जो एक मुआजना करके बताते भी है कि असल ये है और ये महकमा जारी कर रहा है। हेल्थ रिपोर्टर्स को उतनी कवरेज नहीं मिलती और जाहिर है सियासत है और जो पिछले कई सालों से सियासी मामला चल रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई धरना, लॉन्ग मार्च
होता है, तो उसकी वजह से जो है वो हेल्थ को थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा कवरेज मिलने की बजाय अगर हम ज़्यादा इसको कवर करेंगे तो ये मामला कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। असर तो पड़ता है, लेकिन उस तरह जो है वो सियासी मामला को ज़्यादा उठाया जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी की जाती है। इसी दफ़ा ये था कि स्प्रे बहुत ज़्यादा थे, स्प्रे बहुत करते थे। अब के स्प्रे कहीं होता नज़र नहीं आ रहा। असल में इसका ये जवाब देते हैं कि जी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अब स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, स्प्रे ये हम मुनासिब समझेंगे तो करेंगे। अब ये टेक्निकल बात है, इसके ऊपर तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। बहरहाल अगर स्प्रे करें ना करें, लेकिन उसके साथ साथ सर्विलेंस तो करनी है ना। सर्विलेंस तो आपने जाके डेंगू लार्वा देखना है मुख्तलिफ जगह के ऊपर। और जिस तरह अभी सवाल पूछा गया कि शहबाज शरीफ के दौर में, बिल्कुल जी यकीनी तौर पर उस दौर में तो सुबह के टाइम में अफसरान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था। अभी मैं मॉर्निंग शो में आने से पहले मैंने एक सरकारी अफसर से बात की कि क्या ये मीटिंग के हवाले से तो आप बताएं। उन्होंने कहा जी कि 15-20 दिन बाद एक होती है। उस वक्त तो हम जो है वो रोज़ हमें डर होता था और वो पूछते थे कि आज केसेस की क्या सूरत हाल है, और कोई खुदा ना खासा कहीं पे गलत बयानी हो जाती थी तो पकड़े भी जाते थे, लेकिन उस तरह अब जो है वो नहीं है। अच्छा मामला, उस मामलात के बाद, वो सारी कैंपेन के बाद, वो सारी सरजनिश जो उस वक्त होती थी, उसके बाद कंट्रोल भी हमने काफ़ी अर्सा देखा। ना सिर्फ लार्वा की अफजाइश में, डेंगू वायरस में, मरीजों में बहुत कंट्रोल देखा। अब ये जो मरीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर्स जो है वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। हर किसी को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जाकर टेस्ट करा लें, और ये टेस्ट जो है वो भी आसान नहीं है जी। उसमें से हुआ ये है कि हमारे डॉक्टर्स भी कोई इतने जो है वो पाक नहीं है। मैं बात करूंगा करप्शन के हवाले से, तो ये इनका लैब के साथ जो है वो पूरा मुआहदा होता है, इनको कमीशन दिया जाता है। और मसला ये है कि जो आपने बात की कि इस वक्त स्मोक भी है और जो है वो थोड़ा सा खुश्क सर्दी है, और आपको जो है वो गले के मसाइल हैं, खांसी होती है, साथ डेंगू को मिक्स अप कर दिया जाता है। तो लिहाजा ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं तो ये कहूँगा कि फौरी तौर पर आपने मुआलजे के पास जाना चाहिए, जो आपका रेगुलर मुआलज है, जो आपको जिसको आप जीपी कहते हैं, जिसके से आप मुतवातर चेकअप करवाते हैं, उसके साथ आपका ट्रस्ट लेवल अच्छा होता है। वो आपको बताए कि आपका डेंगू है या नहीं डेंगू है, तो फिर आप फौरी तौर पर, अगर आपके जो हमें डॉक्टर बताते हैं कि 50 से नीचे अगर आपके प्लेटलेट हैं, तो जो है वो बिल्कुल उनको अस्पताल में दाखिल होना चाहिए। हमारा मकसद ना मुसलसल तनकीद करना कतई तौर पर नहीं है, लेकिन मैं मियां नवीद साहब को हमेशा जब भी देखती हूँ रिपोर्ट करते हुए या किसी प्रोग्राम में, वो ग्राउंड रियलिटी सर, वो देसी तरीके नहीं होते कमाने के अस्पतालों के, जो हमें ज़्यादा पता नहीं होते, या फिर आप सोचें कि आवाम को पता होते हैं या फिर ऑन स्क्रीन उसको डिस्कस नहीं किया जाता। अस्पतालों में ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि चलिए एक सिफारिश के बगैर तो नहीं है, लेकिन रिश्वत खोरी भी, अगर किसी अस्पताल के एक बेड पे किसी मरीज़ को आपने लेटाना है जो कि डेंगू का ही है, चले लेट सपोज, उसके लिए भी रिश्वत कितनी ज़्यादा पीक पे चली गई है। उसके लिए रिश्वत ये है कि नीचे एक वार्ड बॉय से लेकर आप ऊपर तक जो है वो अगर आपने बेड लेना है तो वही आप किसी को वार्ड बॉय को पैसे देंगे तो वो आपको कोशिश करके जल्दी वो बेड कहीं ना कहीं से अरेंज कर देगा। वो तो बदकिस्मती से जो है वो हमारी सोसाइटी में भी है, और इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है कि जब हम अपने आप को खुद बेहतर नहीं करेंगे। और ये छोटे लेवल की करप्शन है, बड़े लेवल की करप्शन भी है कि दवाइयों के ऊपर खुदा ना खास्ता जो हमारे अस्पतालों के अंदर घपले हुए हैं और अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और मुतअद्दिद बार हमने ब्रेकिंग की खबरें, हमने हमारे साथ वादा भी किया गया, कोई भी मिनिस्टर आता है, जो कोई भी सेक्रेटरी हेल्थ आता है, वो हमारे साथ वादा करते हैं, बाकायदा तौर पर कमेटियाँ बनाते हैं, और फिर कमेटियाँ पेंडिंग हो जाती है, बिल्कुल मामला को जो है मुसलसल। अभी PIC की बात करूँगा, PIC एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जाहिर बात है आप ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं और रिपोर्टिंग करते हुए बहुत सारी चीज़ों पर आपकी नज़र होती है। हम देखते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं परसों गुज़िश्ता मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते कबल मैं गया पिम्स, और वहाँ पर मुझे टेस्ट लिखा गया, बड़े अच्छे जाने माने डॉक्टर हैं। उसके बाद मुझे कहा गया कि आपने पिम्स में टेस्ट नहीं कराना है, आपने एक और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ से जाके कराना है। और वो टेस्ट मुझे करना पड़ा, जो वहाँ से मुझे कम से कम 2000 का मिल रहा था, मुझे 10-12 हज़ार रुपये वहाँ पे करने पड़े। ये सिचुएशन जो है हर हॉस्पिटल में हम देखते हैं। क्या वजह है? क्या लैब को, लेबॉर्ट्री को कमज़ोर बना दिया गया, या वाकई इस टेस्ट को वैसे ही कोशिश की जाती है कि जिनकी इनकी डीलिंग होती है लैब के साथ, या वहाँ से ये पैसा आता है इसलिए ये कोशिश करते हैं कि प्राइवेट से ही कराया जाए? देखिए जी, मैं इस तरह देखूंगा कि ये जो मामला है, अगर लाहौर की बात करें या पिम्स की बात करें, ये इनकी जो मशीनरी है बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है। यहाँ पर बहुत अच्छी लैब्स हैं, यहाँ पर जो है वो हो ही नहीं सकता कि आपका जो टेस्ट में कोई खुदा न खास्ता फॉल्ट हो। वजह सबसे बड़ी ये है कि आपने मुख्तलिफ जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, बड़े हों या छोटे हों, इनके जो फॉरनर टूवर होते हैं, ये भी जो है वो लैब्स और जो है वो अद्विया साज कंपनियाँ इनको करवाती हैं। ये कमीशन तय होता है और ये
लिख कर देते हैं कि जी आप बाहर से जाके करवाएं। मुतअद्दिद जो है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात करें, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है। शेख ज़ायद अस्पताल लाहौर की बात करें, मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि मैं सरकारी कराऊंगा, मैं प्राइवेट नहीं करवाऊंगा टेस्ट। और उसके अलावा मियो अस्पताल की लैब की, जिनाह अस्पताल की बात करें, लाहौर के जितने भी टीचिंग अस्पताल हैं या पिम्स की भी बात कर लें, ये बिल्कुल जो है वो इनकी मशीनरी स्टेट ऑफ द आर्ट और करोड़ों रुपए के साथ ये बस मशीनरी ये खरीदी जाती इंटरनल है। मुआहदे जो है ना ये आपको डिस्टर्ब करते हैं। वैसे कहा जाता है डॉक्टर्स जो है वो मसीहा है, लेकिन अगर अंदर आप अंडर द टेबल ये सारे काम करेंगे तो ऑब्वियसली असर होगा, अल्टीमेटली वो एक काम लेमैन और आपका मरीज ही होगा। तो वी साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई, काफ़ी चीज़ों को हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। 1 दिसंबर से पहला मैच होगा और उसके लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। आज सुबह जब हमने शो शुरू किया तो हरमीत ने बताया कि रोड्स ब्लॉक की गई हैं क्योंकि प्रैक्टिस का मौका मिल सके दोनों टीमों को, और वो टीमें वहाँ पहुँच गई होंगी। अब इस वक्त उनकी प्रैक्टिस जारी होगी। टीमों की फॉर्मेशन में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, इस हवाले से तो बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान पिंडी की क्रिकेट जो है उसको इस दफ़ा फास्ट विकेट बनाएगा या स्लो बॉलर्स के ऊपर इंतसार करेगा। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं इस हवाले से। माजिद भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रऊफ भाई, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं। ये बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जो इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग साइड है उस हवाले से देखा जाए उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं और वो खेलते भी अच्छे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने अबरार को शामिल किया है जो लेग स्पिनर हैं। इसके अलावा क्या एक तो यही देखा जाएगा कि क्या अबरार को मौका मिलेगा या उसके अलावा पाकिस्तान जो पहले खेलता रहा एक लेफ़्ट आर्म स्पिनर उसको तरजीह दी जाएगी, ऑफ स्पिनर हमारे जो हैं उनको लिया जाएगा। क्या करेंगे बैटिंग लाइनअप में, क्या होगा? फवाद आलम को बाहर रखा गया है, उसके नुकसानात क्या होंगे, इस हवाले से ज़रा बताइए। देखिए रऊफ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंग्लैंड का पाकिस्तान आना ऐसे एक बहुत बड़ी खबर है। खबर इन ए सेंस के पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से अब टीमें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम पिछले दिनों T20 खेलने आई थी, अब टेस्ट खेलने आई है। और जो आपका सवाल है उसके जवाब देने से पहले एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि हमारी इस सीरीज होने से जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, हमारी होटलिंग इंडस्ट्री है, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। हमारी इकॉनमी, आपको पता है इकॉनमी के हवाले से डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड से बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई जिसको 12वीं आर्मी कहते हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं इन 3 टेस्ट मैचों को देखने के लिए। लेकिन जो आपका सवाल है, बिल्कुल हमारी बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। शाहीन शाह अफरीदी अनफिट है, यासिर शाह को खराब फॉर्म की वजह से ड्रॉप किया गया है। लग ऐसे रहा है, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अबरार अहमद खेलेंगे और ये भी चांसेस है कि नोमान अली, चूंकि सबसे तजर्बाकार बॉलर हैं, जितनी भी उन्होंने क्रिकेट खेली है, नोमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर वो टीम में मौजूद है। मोहम्मद नवाज वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की बेसिकली मेरे ख्याल में बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे झोल नजर आता है। फहीम अशरफ ने फास्ट बॉलर ने कमबैक किया इस सीरीज में। नसीम शाह हमारे फास्ट बॉलर हैं। हारिस रऊफ को कहा जा रहा है कि वो पिंडी बॉय हैं, उनको पिंडी में टेस्ट कैप दी जाएगी। लेकिन फवाद आलम के साथ मेरे ख्याल में थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई है कि एक बंदा जो 10.5-11 साल बाद टीम में आया, फिर 4 सेंचुरियां बनाई, मुसलसल परफॉर्म कर रहा था, 5 इनिंग्स को बुनियाद बनाकर फवाद आलम को बाहर कर दिया गया। ठीक है, अगर फवाद आलम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बिल्कुल बाहर होना चाहिए, लेकिन ये फिर क्राइटेरिया दूसरों पर भी लागू होना चाहिए। लेकिन हमारे क्रिकेट में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किसी के लिए कोई क्राइटेरिया रखा जाता है, किसी के लिए कोई रखा जाता है। मुझे लग रहा है कि सऊद शकील कराची के एक और बड़े जबरदस्त और उभरते हुए बैट्समैन है। लग ऐसे रहा है कि फवाद आलम की जगह सऊद शकील को मौका मिलेगा। अदरवाइज बॉलिंग में थोड़ी सी हमें कमजोरी भी नजर आ रही है, थोड़ी सी तब्दीलियां भी होंगी। बैटिंग लाइन मेरे ख्याल में वही सेम होगी, लेकिन हमारी बैटिंग तमाम तर बोझ जो है वो बाबर आजम के कांधों पर ही होगा।
अजहर अली थोड़े से ऑफ कलर नजर आए। भट्टी साहब, अगर सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, आप रावलपिंडी के स्टेडियम से वाकिफ भी हैं, अगर लेग स्पिनर की बात की जाए तो अबरार, नवाज और फिर अगर हम देखें जायद महमूद, ये लोग भी हैं, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि फास्ट बॉलर यहाँ पे कामयाब रहे या स्पिनर से ही कामयाबी मिली है पाकिस्तान को? देखिए रऊफ अपने हरमीत साहब, इसमें डिपेंड करता है कि पिच बनाते कैसी है, क्योंकि अभी तक जो इत्तलात आ रही है, जाहिर है इंग्लैंड की टीम दुनिया की टॉप की टीम है और इंग्लैंड की टीम अपनी बॉलिंग की वजह से तो शोहरत रखती है, लेकिन उनकी जो बैटिंग है, जब से ये ब्रेंडन मैकलम उनके बैटिंग कोच बने, लास्ट ईयर बने थे, तो उन्होंने अभी जो साइड मैच खेला अबू धाबी में पाकिस्तान आने से पहले, एक दिन में 501 रन बना लिए 77 ओवर्स में, तो वो बैटिंग में भी बड़ी जबरदस्त है। अब पता नहीं, क्योंकि लास्ट जो हमने, मैं भी मौजूद था, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच था मेरे ख्याल में कुछ 8-9 महीने पहले, तो उस वक्त तो हमने एक बैटिंग पैराडाइज बना दिया था, जिस पर पाकिस्तान की तरफ से भी धड़ाधड़ स्कोर बना, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्कोर बना। अब देखना है क्या हम रिस्क ले सकते हैं कि एक अच्छी स्पिन ट्रैक बना लें, क्योंकि हमारे बैट्समैन माजी में तो स्पिन बॉलिंग पे आप देख लें कि जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, मुदस्सर नदर, ये बड़े इंजमामुल हक बहुत अच्छी बैटिंग करते थे स्पिन पे। अब हमारी जो करंट लॉट है, ये स्पिन बॉलिंग पे कुछ हमें वीक नजर आती है, तो अब देखना है कि ऐसा ना हो कि हम अपने जाल में खुद ही फंस जाएं। बहरहाल मेरे ख्याल में हम होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, एक 17 साल बाद इंग्लैंड का आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन जहां तक तमाशाइयों का ताल्लुक है, तमाशाई रिजल्ट देखना चाहते हैं, ये नहीं देखना चाहते कि 500 रन बने और विकेट ही ना गिरे। तो एक मेरे ख्याल में एक स्पोर्टिंग विकेट जिसको कहते हैं, वो अगर पाकिस्तान बना दे, लेकिन ऐसी पिच बनाई जाए जिसपे पाकिस्तान को एडवांटेज हो, और पाकिस्तान जो है वो यहाँ से अगर 1 अप होकर मुल्तान जाए, फिर कराची आए, तो ये अच्छा होगा। लेकिन अब देखना है कि जाहिर पिच जो है वो तो टीम मैनेजमेंट की सवाबदीद होती है, पीसीबी की सवाबदीद होती है, तो आगा जाहिद जो चीफ क्यूरेटर हैं, उनको क्या कहा जाता है। कल मैंने एक वीडियो देखी पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स की जो पीसीबी ने रिलीज की थी, वो तो यही कहते हैं कि हमें स्पिन ट्रैक की तैयारी के लिए कहा जा रहा है। तो अब देखना है कि जब जुमेरात को मैच शुरू होगा कैसी पिच बनती है। अच्छा ये फरमाइए, मैं सवाल करने लगा था, फिर वो हरमीत की बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो ये फरमाइए कि हमारे बैट्समैन भी जो हैं वो काफ़ी ऑफ कलर नज़र आए पिछले मैचों में भी, और जैसे आप कह रहे हैं मतलब कि बैटिंग हमारी फिर भी बेहतर है, बॉलिंग कमज़ोर लग रही है, तो बैट्समैन जो हैं वो जो इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग है, वो तो जैसे मार्क वुड तो इस वक्त नहीं खेल रहे, वो गए हुए इंजरी के बायस उनको रेस्ट दिया गया है, लेकिन बेन स्टोक्स की क़यादत में जो स्पिनर हैं इंग्लैंड के, वो कितने मौसर साबित हो सकते हैं अगर विकेट स्पिनिंग बनती है, और वो कौन कौन से स्पिनर हो सकते हैं उनके? देखिए राव साहब, एक 18 साल का बच्चा है, उसकी फैमिली का पाकिस्तान से ताल्लुक है, रेहान अहमद। 4 दिन पहले तक वो इंग्लिश टीम का हिस्सा नहीं थे। अबू धाबी में जब वो जो 3 रोजा मैच शुरू हुआ, ब्रेंडन मैकलम ने उसको बॉलिंग करते हुए देखा, तो रेहान अहमद को उन्होंने सरप्राइज कॉल दी और इंग्लिश टीम का हिस्सा बनाया। तो मेरा ख्याल में रेहान अहमद जो है, कहा जा रहा है कि डेब्यू करेंगे इंग्लैंड की तरफ से, और 18 साल के हैं, और अगर वो डेब्यू कर जाते हैं तो इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट मैच खेलने वाले कम उम्र प्लेयर होंगे। एक और उनके पास स्पिनर है, जाहिर है उस क्वालिटी के स्पिनर नहीं है जितने हमारे स्पिनर्स हैं, लेकिन हम लोग रऊफ साहब इतनी तेजी से क्रिकेट के फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं, कभी T20 खेल रहे हैं, कभी वनडे, कभी टेस्ट मैच, के हम पिछली कारकर्दगी को भूल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम होम सीरीज हारे हुए हैं, हमें लाहौर टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी थी, ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से वो सीरीज जीती। फिर हम जब पिछली सीरीज खेले श्रीलंका में, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हुए, पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत गया, लेकिन अगला टेस्ट श्रीलंका जीत गया, वही स्पिनर्स पर श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया, तो वो सीरीज 1-1 से बराबर हुई। तो इस फॉर्मेट में पाकिस्तान को मनवाना है। मेरे ख्याल में हमारे पास, अगर हम टॉप से देखें, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक हमारी इनिंग्स का आगाज करते हैं, उसके बाद नंबर 3 पर अजहर अली आते हैं, 4 पर बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, फहीम अशरफ भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं,
उसके बाद हमारी बॉलिंग है। अब देखना है कि टीम मैनेजमेंट क्या थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस लेगी, 6 बॉलरों के साथ जाएगी और बैटिंग लाइन को थोड़ा कम करेगी, या 5 बॉलरों के साथ जाएगी, अपनी बैटिंग को मजबूत करेगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अभी रिसेंटली जो बाबर आजम की कप्तानी पर क्रिटिसिज्म होता रहा कि वो फैसलों में थोड़ा सा इतने पुख्ता नजर नहीं आते, तो मेरे ख्याल में ये सीरीज जो है, चूंकि पूरी दुनिया का इसमें फोकस है, इंग्लैंड की टीम जाहिर है दुनिया की टॉप की टीम है, उसका पाकिस्तान में आना, तो यहाँ पर बाबर आजम का भी पता चलेगा कि एज ए कैप्टन वो कितने पुख्ता हैं, क्या सख्त फैसले ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम डिफेंसिव चले गए तो फिर ऐसा ना हो कि हम अपने जाल में खुद ही फंस जाएं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच लेने की जरूरत है। आप जैसे फरमा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और आपने जैसे फरमाया कि पाकिस्तान की टीम स्पिनर के खिलाफ भी वनरेबल नज़र आई है, अभी तक हमने देखा है बहुत से मैचेस में, और उसकी वजह यही है कि चूँकि जो नेशनल लेवल के ऊपर मैचेस होते हैं उसमें कोई काम का स्पिनर अब इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो ये वजह है बुनियादी तौर पे जिससे ख़तरा हो सकता है पाकिस्तान को। जी हाँ, बिल्कुल, स्पिनर्स ही ऐसे हैं जो पाकिस्तान को मुश्किल डाल सकते हैं। हालांकि रेहान अहमद, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उन्होंने सिर्फ लेस्टेरशायर काउंटी से उनका ताल्लुक है, 18 साल के हैं और 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में तजर्बा नहीं है। लेकिन जो उनके बारे में सुना है, जो हमने अखबारात में भी पढ़ा है कि बड़े नौजवान हैं लेकिन बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अगर हमने फास्ट बॉलर्स के लिए पिच बनाने की कोशिश की, तो इंग्लैंड के पास फास्ट बॉलिंग अटैक ऐसा है जो हमें मुश्किल डाल सकता है। और आपको पता है कि इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद का मौसम भी ठंडा है, तो वहां स्पिन के लिए पिच बन नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर ड्राई पिच बनाई जाए, जिसपे ड्राई पिच रोसा वो पिच होती है जिसपे पानी कम दिया जाता है, जब धूप पड़ती है तो फिर पिच में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बैटिंग, अगर पहले पाकिस्तान टॉस जीतकर बैटिंग कर ले, 400 प्लस बना दे, तो फिर पाकिस्तान के बॉलरों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि इस 400 के स्कोर पर जाके। सर पहले भी कई दफ़ा ये बात हो चुकी है कि हमें पाकिस्तान की पिचेस पर काम करने की है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, और अब हम लेते हैं आपसे छुट्टी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ज़रा सा राइट लेफ्ट देखिए, किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसका भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।